बहुत दूर नहीं है। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। ये हमारा आने वाले वर्षों का रोड मैप है। वहीं कांग्रेस क्या कह रही है जाकर के? वो कहती है कि हमारा एक नेता रिटायर्ड होने वाला है, अब वो जा रहा है, जाते जाते एक दे दो। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। बंधु भगिनियरे, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर्स के लिए जाने जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कर्नाटका को देश में नंबर 1 बनाने का क्या मतलब है। हमारा प्रयास है कि कर्नाटका औद्योगिक विकास में नंबर 1 बनना चाहिए ना? जरा जोरों से जवाब दीजिए, बनना चाहिए ना? नंबर 1 बनना है ना? कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है ना? हमारी कोशिश है कि कर्नाटका कृषि विकास में नंबर कर्नाटका को फिशरीज और पोर्ट्स में नंबर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका का यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा में ये हमारा राज्य बीजेपी कर्नाटका को विकास के हर क्षेत्र में क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है?
लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है और हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका को दशकों पीछे ले जाकर गड्ढे में गाड़ देगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है और जेडीएस भी वही कच्चे पत्ते के लोग हैं भाई। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा के जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कर्नाटका का भविष्य तय करने में वो अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। ये नए मतदाता, ये पहली बार बनने वाले मतदाता, 18 साल की आयु के मेरे मतदाता बेटे बेटियां, अब वो कर्नाटका का भविष्य तय करेंगे, साथ साथ वो खुद का भी भविष्य तय करने वाले हैं। उनको मैं आज एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, पहली बार वोट देने के लिए जाने वाली मेरे बेटे बेटियां, आपको अगर अपना कैरियर बनाना है, अपने मन का काम करना है, तो ये कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। कर्नाटका में अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा। कर्नाटका में स्थिर सरकार नहीं बनी तो आपके संकल्प भी स्थिरता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है, कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है, वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। अभी राजस्थान में आपको पता होगा क्या हुआ राजस्थान में। कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ था, दशकों लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। आप कल्पना कीजिए, इतना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया कि धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए, उनको सजा नहीं दिलवाई। तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। क्या ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? क्या कर्नाटका को बर्बाद होने देंगे? क्या आपके भविष्य को तबाह होने देंगे?
सहोदर सहोदरियरे, देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वहां सबसे पहला काम करते हैं। जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है, बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। सहोदर सहोदरियरे, पूरा देश हमारे सैनिकों का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है कि नहीं देता है? हम सेना का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम हर सैनिक का गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? सैनिक को देख करके हमारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आप सबको आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। कांग्रेस रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती है, हमारी सैनिकों का अपमान करती है, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उसे सम्मान दे रही है, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये हमारे कर्नाटका के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का गौरव गान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूके में भी हिंदुस्तान का जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जयकार
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही क्यों हो रही है भाइयों? क्यों हो रही है? पूरे दुनिया में जय जयकार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताइए? अरे उडुपी के लोग तो टॉपर रहते हैं, टॉपर। आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये दुनिया में जयकार हो रहा है, वो आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव गान हो रहा है। आपके एक वोट ने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई, आपके एक वोट ने दिल्ली में स्थिर सरकार बनाई और उसके कारण आज दुनिया में देश का नाम बन रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मुझे बताइए, कर्नाटका का भी पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में कर्नाटका का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आसाम वाले भी जय कर्नाटका का बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? गुजरात वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? तमिलनाडु वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? जम्मू कश्मीर में भी जय कर्नाटका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कर्नाटका में स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। बनाओगे? पक्का बनाओगे? साथियों, शांति और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा कर्नाटका कभी नहीं चाहेगा कि कोई आकर इसे रिवर्स गियर में ले जाए। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है, निर्धार कर लिया है, पक्का मन बना लिया है। ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। बंधु भगिनीरे, रानी अबक्का जैसी वीरांगनाओं ने ये दिखाया कि हमारी बेटियों का सामर्थ्य क्या है। लेकिन कांग्रेस के कुशासन ने हमारी माताओं बहनों को सिर्फ और सिर्फ अभाव में जीने के लिए मजबूर कर दिया, अभाव ही दिया। कांग्रेस हर समस्या को बनाए रखना चाहती थी ताकि गरीब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। टॉयलेट के अभाव में महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता था और सम्मान को भी चोट पहुंचती थी। बेटियों की शिक्षा की बात हो तो स्कूलों में अलग शौचालयों का अभाव था, बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, इसलिए शिक्षा का अभाव था। यहां शुद्ध पेयजल का अभाव था, क्योंकि कांग्रेस ने हर घर जल पहुंचाने पर जोर नहीं दिया। बहनों को धुएं में खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस ने गैस कनेक्शन का अभाव रखा। अब बीजेपी सरकार इन सारे अभावों को दूर कर गरीब की समस्याओं का स्थायी समाधान कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने
मूल जरूरतों से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है, तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। मुद्रा योजना के तहत जो 3 करोड़ ऋण कर्नाटका में मिले हैं, उनमें से अधिकतर महिलाओं को मिले हैं। गरीबों को मिले करोड़ों घरों की भी ज्यादातर लाभार्थी हमारी माताएं बहनें ही है। और इनमें से जो गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं, और घर की कीमत आज लाखों रुपयों में होती है। इसका मतलब जिसको घर मिल जाता है ना, वो लखपति बन जाता है। और हम घर माताओं बहनों के नाम पर देते हैं, और इसलिए आज देश में हमारी लाखों माताएं बहनें लखपति दीदी के नाम से जानी जाने लगी हैं, लखपति दीदी बन गई है। कल तक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मां बहन आज जब लखपति दीदी बन जाती है, तो मेरा देश आगे बढ़ना पक्का हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आज चारों तरफ G20 की धूम मची हुई है। बच्चा बच्चा G20 बोलने लगा है। G20 तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन दुनिया को भी पहली बार पता चला कि G20 क्या होता है, वो हिंदुस्तान के हर राज्य ने दिखा दिया है। छोटे छोटे शहरों में G20 की समिट हो रही है, और आपको खुशी होगी G20 का एक मुख्य एजेंडा क्या है? विमेन लेड डेवलपमेंट। सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट। माताओं बहनों की शक्ति को हम कितना महत्व देते हैं, ये आज G20 समिट में भी गूंज रहा है। दोस्तों, सहोदर सहोदरियर, कर्नाटका की लंबी कोस्टलाइन के रक्षक हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इन्हें भी अभाव में रखा है। ये बीजेपी है जिसने मछली पालन से जुड़ा देश में पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाया। आप मुझे बताइए भाई, भारत में समुद्र, दरिया, सी क्या मोदी की सरकार बनने के बाद आया क्या? पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? ये मोदी की सरकार बनने के बाद फिशरमैन का काम शुरू हुआ क्या? पहले फिशरमैन था कि नहीं था? सदियों से था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी, उसको दिखता ही नहीं था, मोदी को दिखता था। दिल्ली में भी मोदी को पता चलता था कि उडुपी के पास मेरा फिशरमैन भाई बहन रहता है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया फिशरीज का, फिशरमैन के कल्याण के लिए बनाया गया अलग मंत्री, नया बजट, और वो काम अलग से हो रहा है, क्योंकि अब मेरा कोस्टलाइन, मेरा फिशरमैन, मेरी ब्लू इकोनॉमी, हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन का रोड मैप बनाया है, कोस्टल बेल्ट के संपूर्ण विकास के लिए नीति बनाई है। बीजेपी ने
मछुआरों और फिशरी सेक्टर के लिए पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई है। यहां येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने भी मत्स्य सिरी योजना लागू की है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट की तरह बैंक से सस्ते ब्याज में लोन मिल जाए, वो क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को देने का निर्णय किया और आज करोड़ों फिशरमैन उनको बहुत ही कम ब्याज से टोकन से बैंक से पैसा मिल रहा है, क्योंकि फिशरमैन का कल्याण, उनके बच्चों का भाग्य बदलने के लिए हम कृत संकल्प है। बंधु भगिनी रहे, डबल इंजन सरकार के इन कामों के सार्थक परिणाम आज दिख रहे। आजादी के बाद से 2014 तक इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर का उत्पादन करीब 60 लाख टन ही पहुंचा था। ये आंकड़ा आप याद रखोगे? मैं जरा आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे? जरा जोर से जवाब दो तो मुझे भी कुछ कहने का मन करे। आजादी से 2014 मोदी आया तब तक 60 लाख टन का उत्पादन होता था। कितना? 60 लाख। कितना? 60 लाख टन। कितना? मोदी के आने के बाद 9 साल में 60 लाख टन 120 लाख टन से ज्यादा हो गया। 120 लाख टन। बताइए भाई, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तेज गति से आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जितने कमल लेकर के आए हैं ना, वो वही काम करने वाले लोग हैं। यानी डबल इंजन सरकार के सिर्फ 9 वर्षों में इनलैंड फिशरी उत्पादन 2 गुना हो गया। इसका सीधा लाभ दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जैसे क्षेत्रों में मेरे हजारों मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। और इसीलिए समंदर की लहरों के साथ, समंदर की लहरों के साथ हर मछुआरा गा रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है। इस क्षेत्र ने देश के बैंकिंग सेक्टर को नई दिशा दी है, इसलिए इसे क्रेडल ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है। नई पीढ़ी को मालूम है कि नहीं मालूम है? ये क्रेडल ऑफ बैंकिंग है। यहां बड़ी संख्या में युवा अपना भविष्य बनाने आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। यहां के लोगों के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विकसित करने का भी विजन है और बीजेपी का प्रयास यहां के लोगों को इस विजन को विस्तार देने का है। स्नेहितरे, आज कई सेक्टर्स में हमने कर्नाटका के युवाओं की वजह से बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और इसलिए आज मैं कर्नाटका की युवा शक्ति को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, कर्नाटका आज भारत की स्टार्टअप क्रांति को ताकत दे रहा है और यहां के सामान्य परिवारों से आने वाले युवा
वेल्थ और वैल्यू क्रिएटर्स बन रहे हैं। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े सुधार किए। हमने इस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए। वो कौन सा राज्य है जहां स्पेस सेक्टर में शानदार प्रदर्शन कर रहा है? आपको मालूम है वो कौन सा राज्य है? वो किस राज्य के युवा है जो आज स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे हैं? मालूम है वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? ये मेरा कर्नाटका है। ये मेरे कर्नाटका के युवा आज स्पेस में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहां के युवा रॉकेट और सैटेलाइट भी बना रहे हैं। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा कि एचएएल ने अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। वही एचएएल, वही कर्नाटका, वही काम करने वाले लोग। इतने वर्षों से एचएएल चल रहा था, पहली बार सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? ईमानदारी से देश की सेवा करने वाली भाजपा। हमारी सरकार ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किया है। इन जगहों पर कर्नाटका के बहुत सारे लोग रहते हैं। इस व्यापार समझौते से बिजनेस और किसानों के लिए बहुत से नए अवसर तैयार हुए हैं। इसलिए जब भी कर्नाटका के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की बात होती है, लोगों की एक ही पसंद होती है, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। सहोदर सहोदरियों, बीजेपी युवाओं के भविष्य को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जब भी मैं अगले 25 वर्ष के अमृतकाल की बात करता हूं तो उसमें भारत के नौजवानों का सामर्थ्य ही प्रतिबिंब होता है। हम ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। आज ग्लोबल स्टार्टअप की दुनिया में भारत की चर्चा होती रहती है। हमारे युवाओं ने हमें दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। 2014 में कुछ गिने चुने स्टार्टअप भारत में थे। आज भारत में करीब 1 लाख स्टार्टअप हो गए। 1 लाख। हमारे युवाओं ने यूनिकॉर्न का शतक बना दिया है। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। बीजेपी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। हम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो हर चुनौती से टकराना चाहते हैं। बंधु भगिनीर, हम भविष्य के लिए देश में लाखों युवा इनोवेटर्स को तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब मौजूद है। इनमें अब 75 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई संभावनाओं की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उनकी जिज्ञासाएं और बढ़ती जाती है। जो युवा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं,
उनको पूरी मदद दी जाती है। एक तरह से ये स्टार्टअप नर्सरी की तरह है। ये भारत में इनोवेशन की नई लहर पैदा करेगी। स्नेहितरे, आप जानते हैं आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5 नंबर पर पहुंच गई है। हम 10 में से 9 हुए, देश को पता नहीं था। हम 9 में से 8 हुए, कोई चर्चा नहीं थी। हम 8 नंबर से 7 नंबर पहुंचे, लोगों ने देखा कुछ हो रहा है। हम 7 नंबर से 6 नंबर पहुंचे, लोगों ने कहा मोदी कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम 6 पर से 5 पर पहुंचे तो दुनिया हिंदुस्तान को नए नजरिए से देखने लगी। हिंदुस्तान एकदम खड़ा हो गया। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ भाई? ये देश की इकोनॉमी 5 नंबर पर पहुंचते ही देश में एक नई ऊर्जा आ गई। क्या कारण है मालूम है? मालूम है? कारण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमारे आगे इंग्लैंड था, 250 साल तक जिसने हम पर राज किया था। हमें गुलाम बना करके वो रहते थे। ये मोदी सरकार है, उसने उसे पीछे करके 5 नंबर कर दिया। दोस्तों, आपको गर्व है कि नहीं है? आपको गर्व है कि नहीं है? अब दोस्तों एक और सपना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मिलेगी? मिलेगी? पक्का मिलेगी? हमें 3 नंबर पे पहुंचना है। तो 5 पर पहुंचे हैं और जल्दी से पहुंचना है। आपकी मदद मिलेगी? दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी तक भारत को ले जाना है और उसमें मेरे कर्नाटका के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। और इसलिए कर्नाटका में भाजपा सरकार चाहिए। दोस्तों, 10 मई को आपका हर वोट कर्नाटका का भविष्य तय करेगा। ई बारियां निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। आपको इस संकल्प को निरंतर सशक्त करना है। भाइयों बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज इतनी जोरदार सभा हो गई, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं, अब आपको लगेगा अब तो चुनाव जीत गए, चलो जाओ सो जाओ। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा तो नहीं करेंगे ना? घर घर जाएंगे, मतदाताओं को समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, बीजेपी की बात बताएंगे, कर्नाटक के उज्जवल भविष्य की बात बताएंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम, एकदम मेरा पर्सनल काम है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पीछे से भी हाथ ऊपर उठना चाहिए, करेंगे? सब लोग करेंगे? अच्छा, ऐसा करो, अपना मोबाइल फोन निकालो, उसकी फ्लैश लाइट चालू करके मुझे बताइए, मेरा एक काम करोगे? हर एक की लाइट चालू है तो मैं देखूंगा। करेंगे? करेंगे? अच्छा, मैं बताता हूं मेरा काम क्या है। हर घर जाना है, जाएंगे और उनको जाकर के कहना, मोदी जी दिल्ली से मुल्की आए थे। कहेंगे? कहेंगे? फिर उनको कहना कि मोदी जी जब मुल्की आए थे तो उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है।
आपको प्रणाम पहुंचाया है। क्या मेरे प्रणाम पहुंचाओगे? घर घर पहुंचाओगे? मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? हर किसी को पहुंचाओगे? जब मेरे नमस्कार पहुंचेंगे तो सभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आज मैं जितना काम करता हूं उससे अनेक गुना काम करूंगा, और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका संबोधन के लिए दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के समस्त लोगों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ। ವಂದೇ ವಂದೇ ವಂದೇ। ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ Cutting across to breaking news coming in a day after Sharad Pawar announced his resignation, it is now Jitendra Awad who has resigned from the post of National General Secretary. Yes, he's decided to step down. This as we continue to track the details of how that committee meeting is underway to decide on who will take over in Sharad Pawar's place and who will be the next NCP chief. This is the latest that is just coming in. Alisha is joining us on the broadcast. Alisha, Jitendra Awad putting down his resignation, stepping down from the post of National General Secretary. What's the reason behind that, and how does this add to the further political turmoil in the NCP right now? Well, yes, Suesha, it's Jitendra Awad who has resigned from the post that is the National General Secretary, and importantly has mentioned that Sharad Pawar, who tendered his resignation and importantly did not even decided to convey the message to his party leaders, specifically who are very much close to Sharad Pawar. He did not decided while resigning from his post as the NCP chief, which is why Jitendra Awad, and not only Jitendra Awad but along with the office bearer from Thane, NCP has resigned as well. It's a mass resignation that has been given from Thane, where NCP office bearer, nationalist office bearer from Thane, as well as Jitendra Awad, who has tendered his resignation, and the same resignation has been given to Jayant Patil, who is as of now NCP state president. And Jitendra Awad has clearly said that whatever Sharad Pawar Sahab has did is not really correct. He should reconsider his decision, whether the fact there was a number of workers and leaders who have been continuously making a request that he is being a president and he should continue with the president with
of being a president is what the demand and the request that has been made by several leaders. Even so, since yesterday, what we have witnessed, it was around 12:40 when Sharad Pawar has made this announcement of his retirement, and he said that he is quitting as the NCP chief. After which there were workers and leaders who staged a protest, and they were continuously requesting Sharad Pawar to reconsider his decision, and he should take back his decision, the resignation that he has been given, and rather the fact where Ajit Pawar has mentioned that Sharad Pawar will give his final decision over in the next 1 or 2 days is what I've been told. But what we know that in YB Chavan, as of now, there is an important meeting that has been underway, because it's an 18-member committee that has been formed by Sharad Pawar, which includes Ajit Pawar, Supriya Sule, Jayant Patil, Praful Patel, as well as many senior leaders of the NCP. And as of now, there are the senior leaders who are inside this meeting, and the meeting which has been underway. But what we even know from our sources that there are some planning. There was some meeting that happened late night evening yesterday, and in that meeting they have been planning to make Supriya Sule as the national president, as well as Ajit Pawar will be the state president, is what we know from our sources. We will also wait for an official confirmation, because we know that right after this meeting there could be a possibility of a press conference which they will make an official announcement, because it is from the sources which stated that the responsibility will be given to Supriya Sule as the national president and Ajit Pawar as the state president. But again, we will wait for an official, because right after this important meeting which has been going since 1 hour now, right after this meeting there could be a press conference, and they will make an official announcement over who will be the successor of Sharad Pawar. All right, Alisha, I request you to stay on with us, because we have more breaking news coming in, inside details of the meeting that is underway. That let's quickly flash the information we have on our screens, after which I want to get details from you. Sources are saying that leaders are of the opinion that Ajit Pawar should be given charge of state affairs and Supriya Sule should take over national affairs. That's the latest that is just coming in. Source space information of how leaders are of the opinion that Ajit Pawar should be given charge of state affairs and Supriya Sule should take over national affairs. Alisha, what's your view on this? Is this also to create that fine balance between the two leaders of the NCP, while delegating responsibilities that are equally important and to satisfy both of them? Or is there more to it? And will the two leaders agree to it when it comes to Ajit Pawar and Supriya Sule? Well, yes, Suesha, it could be a strategy of Sharad Pawar itself, because as I mentioned that it was 18-member committee that is being formed by Sharad Pawar itself, and many of the leaders are present in YB Chavan as of now. But what we know from our sources that Supriya Sule can be given a charge, a responsibility of the center of a national for the national party, as well as Ajit Pawar will be given the responsibility of the state. But that is to be made official, and what we know that right after this meeting gets concluded, after which there could be a possibility of an official statement, because even yesterday when we saw that the drama that happened in YB Chavan, right after the announcement of Sharad Pawar, there were several leaders and workers who were present in YB Chavan. They were continuously protesting, and it was a hunger strike that was carried out by the workers, clearly mentioning that they won't come up from the same location till the time Sharad Pawar reconsidered his decision. But in 2 hours later, when Ajit Pawar met Sharad Pawar, it was a clear instruction that was given by Sharad Pawar and Ajit Pawar, who came to meet the workers who were staging protest here, clearly said that Sharad Pawar has asked for time. He is going to look into the decision that he has taken. He need at least 1 or 2 days. But now the decision is some of the either way has been taken. The committee has been formed. It's an 18-member committee that has been formed, and they are going to decide over the successor of Sharad Pawar, who will be the next party chief. Because one proposal has also been put forward before Sharad Pawar that till the time you don't take the final decision, there could be an interim NCP chief that can be decided, but no decision has been taken yet. But the important meeting, which is
happening right now in YB Chawan. We can see there are a number of people, there are workers who are still waiting for the final decision that is going to be happen in NCP, and even Sharad Pawar itself is present in the same meeting. So we have to wait what will be the final, because the arrangement has been made even for the press conference. So we are expecting right after the meeting get concluded, there could be a press conference and an official statement will be released from the senior NCP leaders. All right, Alicia, I want to thank you for getting us all these details. Let's quickly recap for our viewers as fast-paced developments are underway when it comes to what is happening inside the NCP, especially after Sharad Pawar's resignation. 18-member committee that has been comprised. The meeting is underway, and most importantly, source-based information we are picking up of how most of the members are of the opinion that when it comes to state affairs, that should be looked over by Ajit Pawar, and the party's national affairs should be looked over by Supriya Sule. Meanwhile, Jitendra Avhad has also put down his resignation. What happens next? We'll get you and all the voices on the ground. For the moment, a short commercial break. And a quick check of the other big stories we are tracking for you this afternoon, as there is massive storm over Congress's promise to ban the Bajrang Dal as the group has staged a protest in Karnataka. And the Congress standing by its call to ban Bajrang Dal if they are voted to power in the state of Karnataka. That and much more on the other side. Do stay with us. Amity faculty have filed over 1800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. 2016 में जब मैं देशवासियों को कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? फाइव जी का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Mr. Vaishnav, how soon can we change all the trains in the country? Why do we need bullet trains? Why do we need fast trains at all? That's a transformation. So from tinkering to transformation, tell me what really has changed and what is changing. Today, Railways thought process, Railways mindset is only and only about performance, only and only about meeting people's expectations, only and only about transforming the economy. Our Prime Minister really thinks that India will become a superpower, and he believes that if we lay the foundation right, then the country will be in the right direction. हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए।
साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को वन And a quick check of the top stories we are tracking this afternoon as Operation Kaveri goes on in full swing. The 12th outbound flight departs from Jeddah amid the Sudan clashes. MEA spokesperson Arindam Bagchi tweeted that 231 passengers are now heading to Mumbai. BJP workers staged protests calling for a 12-hour bandh over the alleged kidnapping and murder of BJP worker booth president Vijay Krishna Bhunia in Moina. Tires were burnt and a sit-in dharna was staged. A portion of a road in Delhi's Khureji Khas caved in early this morning. The incident affected traffic hours on that busy road. Wife of Indian cricket team player Mohammad Shami moved the top court against the Calcutta High Court order which had dismissed her plea seeking to lift stay on the arrest warrant against Shami by issued by a local court. An old bridge built over the Bahuda River near Ichapuram in Srikakulam district collapsed when a stone lorry weighing 70 tons was passing from there. There were no loss of life in the bridge collapse incident. However, traffic remains disrupted. Further details are awaited. Slipping into a short commercial break. On the other side, we get you details as DK Shivkumar has made his CM aspiration amply clear, asking who doesn't in politics aspire that position. That and much more on the other side. Do stay with us. जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं। भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। इतना बड़ा काम ऐसे नहीं हुआ है तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। You're now a part of the Narendra Modi-led present-day government. How do you see the different styles of functioning? And do you think that the style of governance is what leads us to this track on transformation? The capability, And on to international updates. Jim Marchant, a Nevada Republican who led a movement of candidates who prompted Donald Trump's lies of a stolen 2020 election, announced that he will run for the US Senate against Democratic incumbent Jackie Rosen in the swing state. The Israeli military and Palestinian militants continue to exchange fire in the wee hours of this morning in the Gaza Strip and nearby Israeli communities. The Israeli military said its aircraft struck military posts, trading sites, weapon storage facilities and an underground tunnel belonging to Hamas.
A second train derailed in the Russian region of Bryansk near the border with Ukraine. The Russian investigative committee released a short video showing detectives at the scene with train cars lying on the ground. London police said a controlled explosion was carried out as a precaution outside Buckingham Palace late Tuesday after a man was arrested on the suspicion of possessing an offensive weapon. US cities already struggling to provide shelter and other services to thousands of migrants are calling for federal help and an end to some Republican governors' political gamesmanship over immigration. Santiago Pena, the winning presidential candidate in Paraguay's general elections, called to stop the protests that are calling for a recount. लोकसभा राज्यसभा की जो टर्म बाकी है वह तब तक के लिए आपको अध्यक्ष करके रहना चाहिए, रिक्वेस्ट की है। अभी उनका हृदय परिवर्तन करने का काम चल रहा है, आगे देखते हैं मन परिवर्तन हो जाएगा ऐसे हम लोगों को लगता है, उम्मीद तो है। आज शाम को जयंत पाटिल साहब से उन्होंने फोन पे शायद बात की और सभी जो राज्य के पदाधिकारी है उनके साथ में चर्चा करके जो कमेटी उन्होंने तय की है उनके सामने वो चर्चा होगी, उसके बाद में डिसीजन हो सकता है। मैंने इस्तीफा अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब के पास में सुपुर्द किया है, लेकिन उन्होंने सूचना दी है ऐसा इस्तीफा किसी ने देने को नहीं होना, इसकी जरूरत नहीं है, हम आपके मन के जैसा ही करेंगे ऐसा सोच के। देखो एक ही नाम की चर्चा हुई, पवार साहब ने ही कंटिन्यू रहने को ना, यही हमारी चर्चा तक पवार साहब नहीं केंद्रामध्ये ताई आणि राज्यामध्ये दादा असं समीकरण असलं कुठलं समीकरणाची चर्चा झालेली नाही, केवळ फक्त त्या ठिकाणी एकच चर्चा झाली की तुमची लोकसभेची टर्म जोपर्यंत असेल तोपर्यंत तुम्ही राहावं, किमान 2024च्या निवडणुकांपर्यंत राहावं असा आम्ही सगळ्यांनी मिळून आग्रह केलेला आहे आणि त्यात प्रामुख्याने त्यांचं मन परिवर्तन करण्याचा, हृदय परिवर्तन करण्याचा काम केलेलं आहे, परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करतोय। मन परिवर्तन झाल्यानंतर कमिटी जो निर्णय घेईल याच्यावरती ते ठाम राहतील असं त्यांचं मत आहे। Voices coming in from the NCP persistent on how they are trying to still ask Sharad Pawar to retract his decision and continue as NCP chief. No clarity yet on whether a concrete decision has been made on who will step into his shoes. But we continue to get your voices from outside the YB Chavan Center where the meeting is underway. This massive storm over Congress's promise to ban the Bajrang Dal, where the group is staging protests in Karnataka. Already my national General Secretary has communicated to you on the Twitter, whoever tried to create disturbance in the public on peace, disharmony, communal harmony, action will be taken. दो 2016 में जब मैं देशवासियों को कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू
टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? फाइव जी का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Mr. Vaishnav, how soon can we change all the trains in the country? Why do we need bullet trains? Why do we need fast trains at all? That's a transformation. So from tinkering to transformation, tell me what really has changed and what is changing. Today, Railway's thought process, Railway's mindset is only and only about performance, only and only about meeting people's expectations, only and only about transforming the economy. Our Prime Minister really thinks that India will become a superpower, and he believes that if we lay the foundation right, then the country will be in the right direction. हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों ना बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है, उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 24 Thank you for staying with Republic. This is live and breaking at 1 p.m. I'm Suesha Sound, continuing to get you all the details from the Pulvan state of Karnataka and other top stories. First, a quick check of the headlines. होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं। रिवर्स गियर कांग्रेस एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। Prime Minister Modi slams Congress for links with STPI, alleges Congress focuses on terror appeasement. बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। Prime Minister invokes Bajrang Bali in rally. Bajrang Dal stages protest. Big face-off over Congress manifesto. Already my national general secretary has communicated to you on the Twitter, whoever tried to create disturbance in the public on peace, disharmony, communal harmony, action will be taken. Bajrang Congress stands by its call to ban Bajrang Dal if voted to power. Who said I don't have any aspiration?
am a politician, I am not a sannyasi, but my duty is to bring Congress party to power. DK Shivkumar makes his CM aspiration clear, asks, who doesn't aspire in politics? Top NCP leaders in a huddle to decide who would be the next chief. Sources hint at two power center formula. Centre agrees to set up a panel to look into the issues faced by the LGBTQ community. And first up, cutting across to details coming in from Karnataka, Vijayanagar Bajrang Dal district unit in Bengaluru stages protest against Congress manifesto in which they vowed to ban the organisation if they are voted to power. And the ripple effect is being felt in Hyderabad as Bajrang Dal is now protesting in front of the Hyderabad Congress office. Cutting across to my colleague Prajwal, who's tracking all the details on the ground as we stay with those pictures. Prajwal, very, very dramatic protests that are unfolding in Bengaluru as the group is angry over this promise that the Congress has made in its manifesto. What exactly is happening right now, where we also understand that some of them have been detained? The protesters who have been detained are from Telangana, in fact. So the protest is happening right outside the Congress office in Hyderabad, where it had taken place, where hundreds of Bajrang Dal workers went on to storm into the Congress office, at which point of time the situation turned very ugly for the police to control, and they had to resort to some minor lathi charge, and finally they detained a few of them, but they were finally let off with a warning as well, because now this has become the number one issue not only in the state of Karnataka but also across the entire nation, Suesha, because earlier this morning we saw that Bajrang Dal workers were also protesting in Delhi outside the Congress office too, and this morning earlier in Bengaluru we saw that from the Vijayanagar Assembly constituency, the Bajrang Dal units, the Bengaluru South in charge, Shashi, has now gone ahead and lashed out, stating that this particular ban on Bajrang Dal, which has been mentioned in the Congress manifesto, should be removed completely. But this has ruffled quite a few feathers, and especially in coastal Karnataka as well, where a few of the Congress leaders we get to understand are quite upset with this announcement in the manifesto too, and they are stating that some of them were not even consulted as well. So why was this decision being made is also something which is resounding, but at this point of time we are still getting to understand that the Congress is trying to go ahead firefight this as well, because the KPCC chief DK Shivkumar states that the manifesto has not spoken about ban on Bajrang Dal, but it states that if the Bajrang Dal tries to disrupt the unity, the harmony and the peace in the region, then they will think about banning this particular organization and also those particular individuals who were responsible for this act too. But the damage seems to have already been done as well, because of the fact that the Bajrang Dal is being equated with the PFI by the Congress too, and the Bajrang Dal is questioning, stating that none of its members, none of its leaders or cadres have received any sort of terror training, whereas the PFI cadres, some of them were ex-SIMI members too, who have already been trained in Pakistan, and then they are going ahead and indulging in anti-national activities too. So Bajrang Dal is essentially questioning why equate us with the PFI. You should not be doing so, and this has definitely upset a lot of people too. And in general, the narrative that is being put by the BJP is the fact that Congress has always been against Lord Ram, and now Congress is also against Lord Hanuman too. So a huge political face-off and also a huge controversy mainly brewing in Karnataka, especially in the coastal region too, where the VHP leader Sharan Pampwell, he's expected to address a presser as well. So we'll need to go ahead and see as to what is the sort of action that will be taken by the Vishwa Hindu Parishad and by the Bajrang Dal members too, because definitely by the announcement of this in the Congress manifesto, it has it has upset quite a few people, and there is also quite a few disturbances in coastal Karnataka. We absolutely see what is happening on the ground as a continuation of what has been announced, Prajwal. Several reactions that are also coming into it. Let's listen into what Mallikarjun Kharge has said. This is already
Dr. Parmeshwar has clarified. He was a chairman of drafting committee of that. So he has already yesterday replied. I don't want to reply Agreed, that. you're the president, sir, but why No, I don't want to reply that. Once my party people have replied, that's why I don't want to give my individual. Already we have explained, and again you are asking means you want to create problem for us. Whatever he wants to say, Bommai is saying. Whatever Parmeshwar wanted, he said. Therefore, we are not obliged to reply Bommai queries. Or if he wants to say, then our people are there at state level, they will reply. देखिए, कांग्रेस का इस मैनिफेस्टो के साथ बड़ा एक तरह से खुलासा हो गया है कि उनका पॉलिटिक्स और राजनीति इस हद तक बेशर्मी का एक पॉलिटिक्स बन गया है कि यही कांग्रेस जिन्होंने पीएफआई के अगेंस्ट एक्शन करने में हिचकिचाया, उन्होंने पीएफआई के अगेंस्ट केसेस विड्रॉ किए और पीएफआई के वायलेंस और विक्टिम ऑफ वायलेंस को उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वही कांग्रेस पार्टी आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन कर चुके हैं, वही एक तरह से पीएफआई के सपोर्टर्स को अपीज करने के लिए बजरंग हनुमान भक्त को बैन करेंगे करके उन्होंने एक अपीजमेंट का एक कॉन्सेप्ट उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने डाल दिया है। ये बड़ा एक स्पष्ट रूप से बेशर्मी का एक हद पार जैसे उनका एक राजनीति बन गया है कि इतना वो घबराते हैं या इतना अपीज करते हैं पीएफआई के सपोर्टर्स को और इस वायलेंट टेररिस्ट के सपोर्टर्स को कि उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए आज महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची भावना काय आहे की शरद पवारांनी राजीनामा देऊ नये आणि मग शरद पवार साहेब जर आम्हाला सांगतात तर मग त्यांनी त्यांची शिकवण लोकशाहीच्या मूल्यांबाबत त्यांची शिकवण मान्य केली पाहिजे। पण ज्या पद्धतीने सध्या सुरू आहे की एक चर्चा अशी की सुप्रिया राष्ट्राध्यक्ष झाल्या तरी चालणार आहे, जर तर राजकारणात चालत नाही। त्यामुळे आज ही आमची भूमिका स्पष्ट आहे की शरद पवार साहेबांनी आपला राजीनामा मागे घ्यावा। मला ते काय बोलले याच्याबद्दल माहित नाही। आम्ही आपला शरद पवारांनी राजीनामा घ्यावा या मताचे आहोत आणि या मतावर ठाम आहोत। म्हणणंही ऐकणार नसतील तर मग जी शिकवण त्यांनी 40 वर्ष आम्हाला दिली की कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत चला, निर्णय सामुदायिक झाला पाहिजे, ही जी त्यांची शिकवण आहे ती शिकवण तेच He has thought that whatever decision has been taken should be with everyone consensus. So it is there and his thought and NCP's thought. So it is our request that he takes the decision after listening to his party workers. पार्ट ऑफ इट माझा पार्ट एवढाच आहे की त्यांनी राजीनामा देऊ नये। I am just of one thought that he should withdraw his resignation. वातावरण राज्यामध्ये तयार झालेलं आहे आणि हजारो कार्यकर्ते पवार साहेबांच्या भेटीसाठी मुंबईच्या All right, so that is the news briefing that has just been concluded by Jitendra Avhad, who has announced his resignation, also stating that Sharad Pawar must take back. साठी मुंबईच्या दिशेने आहेत। आज काही राष्ट्रीय पदाधिकारी देखील आले आहेत, काही निवडून आलेले पदाधिकारी देखील आले आहेत आणि आज सामान्य कार्यकर्ते जे जिल्हा अध्यक्ष आहेत, तालुका अध्यक्ष आहेत, युवक फ्रंटलचे पदाधिकारी आहेत, त्यांची देखील साहेबांच्या सोबत भेट झाली।
सर्वांनी एकच विनंती साहेबांना केली की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण जो निर्णय घेतलेला आहे तो निर्णय मागे घ्यावा आणि त्याच्यावर फेरविचार व्हावा. परंतु मगासपासून मीडियामध्ये ज्या बातम्या चालल्या आहेत, मीडियामध्ये समितीची बैठक झाली अशी बातमी चालू आहे, मीडियामध्ये काही नावांची चर्चा झाली अशी बातमी चालू आहे. परंतु मला अधिकृतपणे आपल्याला सांगायचं आहे की कुठल्याही समितीची कसलीच बैठक झाली नाही. काही लोक आले, साहेबांना भेटले. But I want to make it official that there is no meeting of the committee has been constituted as of now. There is no meeting that happened. It was just a meeting that happened with Sharad Pawar Sahab. There is no even discussion over the name for the NCP president. कदाचित उद्या समितीचे लोक बसतील. Today, where Jayant Patil is not present in Mumbai, he is travelling to another location for some another program. So there could be a final decision once the NCP state president Jayant Patil will be back in Mumbai. विचारलं, साहेब म्हणाले की सगळेजण आम्हाला भेटायला त्या ठिकाणी येत आहे, परंतु स्वाभाविक आहे जेवढा मोठा राजकीय निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्षाने घेतल्यानंतर we have also checked with Saab the meeting that they have been discussing over, but चर्चा देखील करणार. that is the committee members who have been coming to meet Sharad Pawar Sahab. पकडायला नको आणि कुठल्या नावाची चर्चा देखील आज झालेली नाही. त्याच्यामुळे there is no official statement that has been come in and no names has been discussed so far. We should wait for at least 1 or 2 days. So that was the statement from NCP leader, clearly mentioning that as of now there is no discussion over the name who will be the successor of Sharad Pawar has been taken. It's a leader who has been coming to meet Sharad Pawar in YB Chawan. There are meetings that has been underway is what we have been told, and we even saw there are still the people who are here are the leaders who have been holding a banner clearly mentioning that Sharad Pawar Sahab should take back his resignation. He should reconsider his decision. Is what has been mentioned by the workers who are present here in YB Chawan, as we can see the visuals. But on the other hand, we know that Jitendra Award, who has resigned as the National General Secretary, who spoke to the media, who spoke to Republic, clearly said that we are very much adamant over the decision taking of the resignation of the National General Secretary. But he won't take back his resignation till the time Sharad Pawar does not take. Because what also mentioned by Jitendra Award, saying that Sharad Pawar should take back his decision. He should take back his resignation. He should continue to be the president of the party. This is what has been asked by Jitendra Award and the other leaders as well. Because right after Sharad Pawar, who tendered his resignation and announced his retirement and quit as a NCP chief, there are series of resignation that we have been seeing from the different from the different talukas. And not only this, but the office bearer of NCP in Thane have also resigned. All the leaders and the workers who belongs to Thane constituency and the Thane region has tendered their resignation as well. And the same resignation has been given to Jayant Patil, who is NCP state president. But we have to wait and watch what will be the further decision that will be taken by the NCP. Because at one certain point where we are been witnessing that there is a meeting that has been ongoing where Sharad Pawar, Ajit Pawar, Supriya Sule, Anil Deshmukh, Jitendra Awad, who has already reached YB Chawan, and there could be an official statement is what we are expecting. All right, Alisha, many thanks for getting us those details. We'll keep coming back to you for further updates. For the moment, a quick check of the other top stories we are tracking. Operation Kaveri is on in full swing. The 12th outbound flight departs from Jeddah. Amid the Sudan clashes, MEA spokesperson Arindam Bagchi tweeted that 231 passengers are now heading to Mumbai. BJP workers staged protests calling for a 12-hour bandh over the alleged kidnapping and murder of BJP worker booth president Vijay Krishna Bhunia in Moina, where tires were burnt and a sit-in dharna was also staged. A portion of a road in Delhi's Khureji Khas caved in early morning. The incident has affected the traffic hours on that busy road.
Wife of Indian cricketer Mohammad Shami, who moved the top court against the Calcutta High Court order, which had dismissed her plea, seeking to lift stay on the arrest warrant against Shami. An old bridge built over the Bahuda River in Srikakulam district collapsed when a stone lorry weighing 70 tons was passing from there. There was no loss of life, but traffic remains suspended. Water crisis comes to surface in Nashik, where tribals were forced to walk 2 kilometers just to fetch water from a well. Many women were reportedly injured on their way there. In a series of shocking events, Uttarakhand Finance Minister Premchand Agarwal, his gunner and some others were caught on camera live delivering a flurry of blows on a man, this following a petty argument. Gujarat High Court refused to grant interim relief to Congress leader Rahul Gandhi in criminal defamation case against him over "all thieves have Modi surname" remark. Assam police recovered a huge cache of arms and ammunition in the state's Udalguri district. 6 AK series rifles, 1 pistol, magazines and other ammunition were recovered from the area. Pictures of the meeting that is underway. There you see on your screen Sharad Pawar meeting with Ajit Pawar, Supriya Sule and other important members, as these are the committee members who have been appointed by Sharad Pawar himself to decide on who will take over in his position. Alicia is joining us live. Alicia, Republic has been able to access inside pictures of that meeting, but what's being discussed is key, because we also understand that the voices coming in from outside YB Chavan Centre still reiterate on how Sharad Pawar must change his mind and retract his resignation. But is there any consensus on who will be the next NCP chief? इस्तीफा नहीं दे सकते जब भारत की राजनीति इतनी गरमाई हुई है, पूरे भारत के संविधान को जब धोखा पहुंच रहा है, तो साहब नहीं जा सकते। तो साहब ने जो कमेटी सुझाई थी उसमें आपका भी नाम का जिक्र है। ऐसे में क्या आपके पास कोई सुझाव है कि क्या किया देखो, मुझे कोई सुझाव ना तो मैं सुनूंगा ना मुझे कोई दे सकता है। मेरे जो इधर है वो इधर है। नहीं, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं अध्यक्ष को? मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा। मेरा सुझाव एक ही है, पवार साहब रहने चाहिए। कितने दिन में डिसीजन हो सकता है सर? कितने दिन में डिसीजन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, मैं कोई ज्योतिषी हूँ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आप यानी किसी और के लीडरशिप में काम नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं शरद पवार जी को 40 साल देखते आया हूँ। मेरा दिल ये नहीं मानता है कि अब वो मेरा पार्टी का नेता नहीं रहेगा। शरद पवारांच्या नेतृत्वात तुम्ही काम केलं आहे। सहमती बनती है या सुप्रिया जब पवार साहब मुझे बोलेंगे जितेंद्र ये करना है, तब जितेंद्र वो करेगा। सर बसा So that was Jitendra Awad, who was speaking about and saying that there is no decision over the party president has been taken yet. As of now, there is NCP state president Jayant Patel, who is not present in the city. He is traveling to another city for some other program, and being a state party president, being a party president. Also, we are getting. आज कुठलीही नेत्यांची बैठक किंवा कमिटीची बैठक किंवा साहेबांनी काल जाहीर केलेल्या काय त्या नावांची बैठक, अशी कुठलीही बैठक आज बोलवण्यात आलेली नाही। आमचे काही सहकारी, काही मार्केट कमिटीच्या As of now, that has been conveyed by Sharad Pawar. किंवा साखर कारखान्याच्या काही
There is some election that has been happened in the state of Maharashtra to a lower level. That has been discussed with Sharad Pawar and the other leaders which has come across to meet Sharad Pawar for the same reason. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे प्रमुख जे आहे ते साहेबांना त्यांचा निर्णय त्यांनी थांबवावा, मागे घ्यावा या विनंतीसाठी आलेले आहे. There are a district president who has come across to meet Sharad Pawar, so that they are just trying to convey and request Sharad Pawar that he should take back his decision, he should take back his resignation. वेगवेगळ्या राज्यात ते फक्त भेटताय. There are the leaders who has come across the district in the state of Maharashtra. They had just come to request Sharad Pawar that he should take back his resignation. There is a talks of some committee meeting that is going to happen. काय पाऊल उचलायचं आहे ते पुढे जे आहे सर्व नेते मंडळी. But that meeting will be conveyed from Sharad Pawar and the decision will be taken over the party chief. Once we goes into the meeting, we'll do the meeting and we'll make it a public announce over the decision that will be taken by Sharad Pawar. मीटिंग चालू आहे आणि त्यांना आमंत्रित केले असं काहीही नाही. आम्ही मुंबईत आहोत म्हणून काय करणार. There are some of the media reports which stated that the meeting has been conveyed by Sharad Pawar and some of the leaders has not been called in. But there is nothing like that. Everyone has been called by Sharad Pawar for the meeting. But the talks are still underway. We are still trying our level best to request Sharad Pawar to take back his resignation and continue as the state president. आज जो है बैठक वगैरह कुछ नहीं बुलाई गई. आज ये जो है आपने जो न्यूज़ चलाई सबको मालूम हुआ कि पवार साहब ने जो इस्तीफा दिया है, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई केरला से, हमारे जो नेता हैं अलग अलग राज्यों से वो सब यहाँ आए हैं. हम लोग मुंबई पर बैठे हैं तो हम लोग भी आए हैं फिर जो है साहब को मनाने के लिए. बाकी ऐसी कोई भी मीटिंग बुलाई गई नहीं है. और क्योंकि मीटिंग नहीं बुलाई गई तो इसलिए जो है हमारे कई साथी जैसे जयंत पाटिल वगैरह है, धनंजय मुंडे है, वो सब अपने अपने काम से मार्केट की कमेटी की जो है कुछ चुनाव हुए हैं या शुगर फैक्ट्री का काम है और कुछ लोगों का काम है, उसके लिए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं. शाम तक वो भी आएंगे. 1-2 दिन में जो है साहब अगर नहीं मानते हैं तो फिर कमेटी की मीटिंग जो है बुलाई जाए और उसमें जो है सब तय किया जाए. आपने ये तो पार्टी की बात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी व्यक्तिगत बात भी बताइए. आपने मेरी व्यक्तिगत बात मैंने मेरे घर पे जो है मेरे आप लोग आए थे. एक बार वापस बता दीजिए. जो मैं बोल रहा हूँ हम नहीं थे, वापस बता. मेरी पार्टी के ओर से बोल रहा हूँ. क्या आप चाहते हैं कि सुप्रिया सुले जी को नेतृत्व मिले? सीधा सवाल. जो मैंने बोला था वो मैंने मेरे घर पे मेरी अपनी राय रखी थी और जब अकेले आप मुझे मिलेंगे शायद तो मैं बोलूंगा. आज पार्टी का जो है संदेशा मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई मीटिंग वगैरह जो है आज नहीं है. सर, आपकी राय पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है. सुपर साहब, आपकी राय पहले ही Well, that was Chhagan Bhujbal while speaking to the media clearly stated that there was no party, there was no committee meeting that has been called in and the final decision will be taken by Sharad Pawar. We know that 18-member committee has been formed, has been constituted to decide who will be the NCP president, who will be the successor. But we know that there are more and more resignation that has been coming up from the various districts. And also I would like to introduce because he is the Prashant Patil, he is the General Secretary of Maharashtra who has also tendered his resignation. प्रशांत जी, आपने भी अपना जो रेजिग्नेशन है वो पार्टी प्रेसिडेंट जो कि स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल को दिया. अगर आप वो रेजिग्नेशन दिखाएं और क्या कारण है और क्या मांगे? कारण एक ही है. पवार साहब ने जब कल
राज्य अपना निवृत्ति की घोषणा की थी, उस बारे में हम पवार साहब को आज मिलने आए थे। पवार साहब की हमने मन धरनी की थी कि आपने जो निवृत्ति की घोषणा की है वो आप पीछे लेना चाहिए। ये पूरी हमारी नहीं तो पूरी महाराष्ट्र की कार्यकर्ता की, देश की कार्यकर्ता की मांग है। साहब जब निवृत्ति घोषणा पीछे नहीं लेंगे तो हमने ऑलरेडी हमारे राजीनामा जयंतराव पाटिल साहब के पास में सौंपा दिया है। साहब ही नहीं रहेंगे तो पार्टी में हमें पद पे काम करने की इच्छा नहीं है। This was the statement from Maharashtra General Secretary Prashant Patil, who has also tendered his resignation, and the same resignation has been given to party president, that is State President Jayant Patil. But we know the statement that was given saying that no resignation will be accepted. They are continuously meeting, and Sharad Pawar, who is still inside. But right now we are slipping to a very short commercial break. We'll be back and getting you all the exclusive details and the party meeting inside details. But right after this break, stay tuned. जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं। भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। इतना बड़ा काम ऐसे नहीं हुआ है तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। You're now a part of the Narendra Modi-led present-day government. How do you see the different styles of functioning? And do you think that the style of governance is what leads us to this track on transformation? The capability, expertise and the attention to detail, that insistence has been there with Prime Minister Modi. In 9 years, Prime Minister Modi has built 74 additional airports, heliports and waterports. We've doubled it to 148. But our ambition does not stop there. In the next 5 years, we will take that number to upwards of 200 in our country. What are the thresholds of transformation? What must be continually transformed as an individual, as a society, as a country to stay relevant? We are talking about civilizational reawakening. What does transformation mean? Look, change is an order of the world. Everything has to change. If anything doesn't change and if it gets stagnant, then you have to see that something is not right there. But change towards the better, we call transformation. So the baseline for transformation is physical, mental, emotional and spiritual comfort. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी।
2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, अब करीब 90%। बोर्ड बिल्कुल खाली ने, बोर्ड से लिखा है 1 साल काम दमदार, उपलब्धि कोई नहीं लिखी। कोई नहीं तो सरकारें लिखती हैं कि होर्डिंग लगता है तो उस पर लिखती है कि हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि। तो चंडीगढ़ तो शुरू कर लो तो पंजाब के किसी कोने तक चले जाओ, केवल हर महीने नवा सूट सवा के मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो नवी लगा के नवा होर्डिंग लगवाते हैं, पर नवी उपलब्धि कोई नहीं लगती, एक भी नहीं लगी आज तक। मेरा अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान एक बड़ी वड्डी शिकायत है, गिला है मेरा। मैनू पक्का पता पंजाबियों का गिला भी जरूर होएगा। ते जेड़े पंजाब बारे ते देश बारे सोचते ने सच्चे ने, वो तो जरूर वोट की चोट इस बार देणगे। ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। जिन्होंने सरीन साहब कहेंगे वो अपने एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं ले Pulse is better. She needs an ultrasound. Sexual harassment at the hands of the traditional team, much serious offense. माइनर केस ले रहे हैं, जो दोनों को कंपेयर करो तो इतने ज़्यादा बड़ा है। Any kind of molestation, any kind of sexual abuse, उत्ते जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। पुलिस की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जांच होएगी, जेड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ, action should be taken accordingly, but no, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, any kind of inquiry। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। तीसरी उन्होंने कहा कि साडे रनिंग अफेयर जो रैसलिंग फेडरेशन दे इलेक्शन पारदर्शी कराए जाए। 4-5 मांगा सी इन्हां दियां, जिहदे लई कमेटी का गठन किया ते फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारी 14 मीटिंगां करके सारियां दे गल्लां सुनियां ने। जे किसी ने आरोप लगाया उन्होंने सबूत दिता नहीं दिता, ना तुहानूं पता है ना बाकियों नूं पता है। आफ्टर दैट लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑन द सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस। ऑन द अदर हैंड now the police is investigating and let them investigate। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने Olympic Association has formed a committee। इलेक्शन तो लेके डे टू डे अफेयर्स ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ।
That process that is committee on. will FIR look up दिल्ली to the पुलिस ने entire करती है, action day to उन्होंने day आगे जांच शुरू proceedings करती है. and the Now new we should election jump as the well. gun. Let the inquiry be over and let the fact finding be there. भाई साहब मेरा तो जांच तो बिना की हो सकता है. Nothing can be done without any inquiry. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ? Who stops to go to the police station and file an police complaint? Nobody stops. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? If anything takes place, the police ਹੋ will ਗਿਆ ਨਾ take ਕਿ their ਪੁਲਿਸ FIR ਜਾਂਚ accordingly. ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜੀ देखो, कांग्रेस ने तो भगवान राम के प्रति भी वही रुख रखा और बजरंग बली के खिलाफ भी वही रुख रखा. कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते चलते वो इस गिरावट तक आ गई है कि वोट बैंक के लिए कभी ये भी कह देते थे कि भगवान राम तो काल्पनिक है, वो तो राम सेतु को नहीं मानते, वो भगवान राम को नहीं मानते. राम मंदिर को बनाने के लिए भी जिस तरह का विरोध हुआ, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय करतारपुर कॉरिडोर को भी खुलवाया गया, हेमकुंड साहब तक रोपवे भी पहुंचाया गया, भीड़ों के मान से गुरु ग्रंथ साहब के सम्मान भी किया गया. तो वहीं पर सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, इस सब का निर्माण भी किया गया और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाकर तैयार हो रहा है. और दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है, न उनके भक्तों को रोक पाएगी. दूसरा मैं कहूं, उनकी भाषा कांग्रेस की, मोदी जी को मौत का सौदागर कह देना, नीच कह देना, बिच्छू कह देना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और फिर जहरीला सांप कह देना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, हताशा निराशा क्या है और कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है. और इसका जवाब हर चुनाव में जनता ने दिया है. अब की बार कर्नाटक की जनता भी इसका जवाब देगी और जलंधर की जनता भी इसका जवाब देगी. बलवंत सिंह राजवाना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना जवाब स्पष्ट करने को कहा. मंत्रालय जवाब देगा आगे. आपने बोला कि महिलाएं 14 महीने से 1,000 बिल वेट रही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने भी 15 लाख रुपए देने का वादा किया था 2014 में. भाई साहब, अगर आप देखोगे सरकार ने जो वायदा किया उनके घोषणा पत्र में, हमने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की, 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान भी बना कर दिया, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 8 साल में करने का किया. हमने 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, जो सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी जी, नेहरू तक कोई नहीं कर पाए. हमने 11 करोड़ 50 लाख लोगों को पानी का कनेक्शन उनके घर तक लगा कर दिया, जो 60 साल में कांग्रेस सिर्फ 2.5 करोड़ कनेक्शन कर पाई थी. हमने 11 करोड़ 60 लाख करने का काम किया. 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना बिल्कुल मुफ्त देने का काम किया. आप सबको वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का काम किया. 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिलाने का काम किया. हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया. ऐसे अनेकों काम, जहां सड़कें 12 किलोमीटर नहीं कांग्रेस के समय बनती थी नेशनल हाईवे, 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाने का काम किया. 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, आज 9 किलोमीटर एक दिन में बनती है. अगर आप खाता अपना पूरा जोड़ लेंगे और बाकी भी सारे जो मदद करने का काम किया, इससे ज्यादा देने का काम मोदी सरकार ने किया है. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ
योजना की आज तक आई, चाहे अकाली कांग्रेस नहीं है, इस वजह से यूथ है नशे वाला जान है, स्पोर्ट्स वाला कोई है नहीं है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है नहीं है, तो जैसा बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया। सवाल की है सर ये कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ property of Punjab. ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 950 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? State of Punjab. Government has to answer. So there we had the briefing of INB Minister Anurag Thakur, who was in Jalandhar, hitting out at the Aam Aadmi Party, also speaking out against the Congress manifesto, which vowed to ban Bajrang Dal if voted to power in Karnataka. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ। And we are cutting across to this video and updates coming in from the national capital. Delhi police has arrested a man for dragging a cab driver for around 2 to 3 kilometers on his car bonnet on a Sunday night, following which he succumbed, he passed away. This happened in the national capital. Now, according to police officials, a driver was dragged from Delhi's Ashram Chowk to Nizamuddin Dargah at around 11 p.m. on a Sunday. This is the video that you can see. It has been shared by news agency ANI. The victim has been identified as a Chetan, who could be seen hanging from the car's bonnet. We have Piyush Ori joining us live to give us more details about the investigation that is underway right now. Piyush, can you give us details on how many arrests have the police made so far in connection with this case? So, Sanika, let me just tell you that this was a very dreadful incident that occurred at Kasturba. So we just have a bad audio connection there with Piyush. We'll try to get him again on the phone line. But this is the video that you can see on your screens right now, which shows how a man was dragged by a car in Delhi. He was dragged for almost 3 kilometers is what the police officials are saying. He was dragged from Delhi's Ashram Chowk to Nizamuddin Dargah. This was a cab driver who was dragged on the bonnet of the car. The incident is of a Sunday night. And what we get to know is that the person who was dragged has passed away. He has succumbed. In fact, we're awaiting information from Piyush as to how many arrests have been made in this case so far. What is the action that has been taken? Where does the investigation stand, Piyush? So yes, Sanika, as I told you that there has been one arrest now that has been made in this case, and the Delhi police has arrested one person identified as Chetan in this case, which has this incident unfortunately resulted in death of one of the persons who was driving that bike on that fateful Sunday evening. So this person called as Chetan has been arrested. Now the investigation is that whether this was a case of rash driving, whether the driver had consumed alcohol which had resulted in this accident. So all this is under the purview of investigation of Delhi police. But yes, so far as what we've been told is that the Delhi police has made one arrest in this case, and further investigations are underway of ensuring that what all other aspects would have resulted in this unfortunate accident. Back to you in the studio. Thank you, Piyush, for joining us live with those details. We will keep a close watch as far as this investigation is concerned.
And moving on to the big story coming in from the election-bound state of Karnataka, the Bajrang Dal district unit of Vijayanagar state protests in Bengaluru a day after Congress released its manifesto in which they vowed to ban the organization if they were voted to power. And the ripple effect is in fact also being seen in Hyderabad, as Bajrang Dal is protesting in Hyderabad as well in front of the Congress office. So the nationwide protests against Congress a day after it mentioned in its manifesto that they will ban organizations like Bajrang Dal if they are voted to power. This was mentioned in the Congress's manifesto in Karnataka. We will have a reporter joining us live from Bengaluru to get us more details about Congress's response. But before we go across to Prajwal, let's listen in to what Congress Chief Mallikarjun Kharge said when he was questioned on this poll promise. This is already Dr. Parmeshwar has clarified. He was a chairman of drafting committee of that. So he has already yesterday replied. I don't want to reply Agreed, that. you're the president, sir, but why did No, I don't want to reply that. Once my party people have replied, that's why I don't want to give my individual. Already we have explained, and again you are asking means you want to create problem for us. Whatever he wants to say, Bommaya is saying. Whatever Parmeshwar wanted, he said. Therefore, we are not obliged to reply Bommaya queries. Or if he wants to say, then our people are there at state level, they will reply. देखिए, कांग्रेस का इस मैनिफेस्टो के साथ बड़ा एक तरह से खुलासा हो गया है कि उनका पॉलिटिक्स और राजनीति इस हद तक बेशर्मी का एक पॉलिटिक्स बन गया है कि यही कांग्रेस जिन्होंने पीएफआई के अगेंस्ट एक्शन करने में हिचकिचाया, उन्होंने पीएफआई के अगेंस्ट केसेस विड्रॉ किए और पीएफआई के वायलेंस और विक्टिम ऑफ वायलेंस को उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वही कांग्रेस पार्टी आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन कर चुके हैं, वही एक तरह से पीएफआई के सपोर्टर्स को अपीज करने के लिए बजरंग हनुमान भक्त को बैन करेंगे करके उन्होंने एक अपीजमेंट का एक कॉन्सेप्ट उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने डाल दिया है। ये बड़ा एक स्पष्ट रूप से बेशर्मी का एक हद पार जैसे उनका एक राजनीति बन गया है कि इतना वो घबराते हैं या इतना अपीज करते हैं पीएफआई के सपोर्टर्स को और इस वायलेंट टेररिस्ट के सपोर्टर्स को कि उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए पीएफआई तो बैन हो ही गया है, लेकिन हम आपके लिए बजरंग दल को बैन कर लेंगे और हनुमान भक्त को बैन कर लेंगे। तो ये एक तरह से उनका पॉलिटिक्स अभी मैं मानता हूँ उनके पॉलिटिक्स के 3 पिलर हो गए हैं। एक तो वो झूठ बोलते हैं, बहुत फेक प्रॉमिसेस करते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज देते हैं और तीसरा एक बेशर्म वाला अपीजमेंट पॉलिटिक्स का रवैया अपनाते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई We're getting breaking news right now on a PM's election campaign in battleground Karnataka. Mega road shows of Prime Minister Modi have been planned in Bengaluru on May 6th. In fact, this mega road show, PM Modi will cover at least 17 assembly constituencies. Now, BJP is laying the plan for the big Modi road shows in Bengaluru on May 6th. 36.6 kilometers will be
will be sort of the length of this roadshow that Prime Minister will cover. He will cover 36.6 kilometers across 17 assembly constituencies in Bengaluru on May 6th. Now, the first phase of this roadshow will be from 11 a.m. to 1 p.m. in Bengaluru. The second phase will be from 4 p.m. To 10 p.m. So, massive roadshows being planned in Bengaluru on May 6th by Prime Minister Modi. Two roadshows that will be divided in 2 phases over a span of at least 8 hours. 10 lakh people are expected to attend this campaign by the Prime Minister. Now, in the first phase, what we are getting to know is that first phase of the roadshow will begin from Suranjan Das Road and will pass through Mahadevpura, KR Puram, Shivaji Nagar, CV Raman Nagar and Shanti Nagar. The first phase will end at War Memorial on Brigade Road. At 4 p.m, the second phase of the roadshow will begin and will cover areas in South Bengaluru from Brigade Millennium and will cover Bengaluru South, Padmanabha Nagar, Jayanagar, Basavangudi, Chikpet, Gandhi Nagar, Mahalakshmi Layout, Vijay Nagar, Govindraj Nagar, Rajaji Nagar and Malleshwaram. We will have Prajwal joining us live, and all our reporters from the ground with the largest reporting team that we have in Karnataka. We will have our reporters on the ground to give us more details about how the BJP is going ahead and planning out this entire roadshow, this 8-hour roadshow that will cover 37 kilometers in across 17 assembly constituencies in Bengaluru. This is a massive push by the BJP in the poll-bound state of Karnataka in the final days of campaigning in Karnataka, which goes to polls on May 10th. Results of this election is expected on May 13th. And in fact, we will also have Prajwal joining us live on the broadcast. Prajwal, we know that BJP had held a press conference a few minutes back to give us details of this massive roadshow that is being planned in Bengaluru of the Prime Minister on May 6th. What are the details that you're gathering from BJP leaders as to how they're preparing for this massive roadshow? You know, it's definitely Modi's mission Bengaluru and BJP's mission Bengaluru, because we need to understand that there are 28 assembly constituencies and this is very integral. And from what we are getting to understand now, the roadshow will be held in 2 phases, one which will begin at 11 in the morning and will end at 1 in the afternoon. And it will start at Suranjan Das Road and will end at the Brigade Road War Memorial as well. After which, now we are also getting to understand that there will be second phase. But before that, in the first phase, there will be 6 assembly constituencies which will be covered, and it will be towards the Bengaluru West and East region as well, because we are speaking about assembly constituencies such as Mahadevpura, CV Raman Nagar, Shivaji Nagar, CV Raman Nagar, Shivaji Nagar, Shanti Nagar, as well as KR Puram as well. So 5 important assembly constituencies and 2 of the largest assembly constituencies in Bengaluru, with 4 sitting MLAs from these 5 assembly constituencies for the BJP too. So that is something very important for them to go ahead and retain it. But apart from which, now we are looking at the second phase, and this is a massive phase which we are looking at. 11 assembly constituencies over a period of 6 hours in 26.6 kilometers only for the second phase. This is what we are looking at for now. Thank you very much, Prajwal, for joining us live and giving and sharing those details on this massive roadshow that is being planned by the BJP of the Prime Minister, which spans across 17 assembly constituencies in Bengaluru. We are heading into a break right now. After the break, we'll get you that exclusive interview of DK Shiv Kumar, where he makes it clear that he aspires to be the CM face of Karnataka Congress. Also coming up after the break, all the inside details from the NCP meeting that is underway to decide who the next NCP chief would be. Amity faculty have filed over 1,800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था
आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी। तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? 5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Mr. Vaishnav, how soon can we change all the trains in the country? Why do we need bullet trains? Why do we need fast trains at all? That's a transformation. So from tinkering to transformation, tell me what really has changed and what is changing. Today, Railway's thought process, Railway's mindset is only and only about performance, only and only about meeting people's expectations, only and only about transforming the economy. Our Prime Minister really thinks that India will become a superpower, and he believes that if we lay the foundation right, then the country will be in the right direction. हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों ना बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है, उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी, इंजिन सरकार ने अन्न, आश्रय और अक्षरा के लिए काम किया। घबराओ मत मोदी जी, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब वोट से दिया जाएगा। तो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। A very good afternoon. You're live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. Our top focus remains all the action from poll-bound state Karnataka that is all set to go for polls on 10th of May. So in just 7 days from now, the Karnataka people are all set to vote
for the governments that would be coming to power in the state. We begin first with the top headlines this afternoon. एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं। रिवर्स गियर कांग्रेस एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। Prime Minister slams Congress for links with SDPI, alleges Congress focuses on terror appeasement. बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। Prime Minister invokes Bajrang Bali in rally. Bajrang Dal stages protest, big face-off over Congress manifesto. Already my national General Secretary has communicated to you on the Twitter, whoever tried to create disturbance in the public on peace, disharmony, communal harmony, action will be taken. Vadra Congress stands by its call to ban Bajrang Dal if voted to power in the state of Karnataka. In battleground Karnataka, Prime Minister Modi all set to hold a massive 37-kilometer roadshow. Top NCP leaders in a huddle to decide who would be the next chief. Sources hint at two power center formula. Man dies after being hit by car dragged for 3 kilometers on the streets of national capital. And we begin this edition of Live and Breaking with some news break that's just coming in of massive recovery that's been made by the Central Bureau of Investigation in the national capital. We're given to understand amount of 20 crore rupees has been recovered by the CBI in the raids that were carried out. We understand it was Rajinder Kumar Gupta, who's been the former chairman as well as managing director of WAPCOS Limited, and has been booked for accumulating illicit wealth. So, huge recovery that's been made by the Central Bureau of Investigation, amount of 20 crore rupees that's been recovered. We're given to understand that the CBI has filed the FIR against Rajinder Kumar Gupta, his wife, his son as well as daughter-in-law as well, for amassing assets disproportionate to known sources of income during Gupta's tenure as a managing director of the company from 1st of April in the year 2011 till 31st of March 2019. The visuals, of course, on your screens of the massive recovery that's been made by the central agency. It's 20 crore rupees that's been recovered by the Central Bureau of Investigation in the raids that were carried out. We're given to understand it's Rajinder Kumar Gupta, who's been former chairman and managing director of WAPCOS Limited, who's been booked along with his family members. So the Central Bureau of Investigation tightening its noose on the former chairman as well as managing director of WAPCOS Limited, who's been booked along with his wife, daughter-in-law as well as son Gaurav Singhal, who are now under the radar of the central agency. Moving on to the other big story that we've been tracking since yesterday, and this is in relation to the politics, all that's been panning out within the Mahavikas Aghadi. This, of course, after Sharad Pawar announced his resignation from the post of NCP chief in the state of Maharashtra. The question, of course, remains, will Sharad Pawar will be taking his decision back, or will it be Ajit Pawar or Supriya Sule who would be taking over the reins as a NCP chief? We're given to understand that the crisis within the Mahavikas Aghadi has also been widening in the state of Maharashtra. Let's cut across straight to Alisha.
who we understand is at a location in Maharashtra where all the action is happening. Alisha, over to you. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಸದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಸರ್ವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. बोलो भारत माता की ವಂದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಡವರ ಬಂಧು, ಬಡವರ ಆಶಾ ಕಿರಣ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಅದು ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. What the Congress has stated on Bajrang Dal in their manifesto as well. So this is something which is very important because initially he went on and stated in Mudabidre, which is the coastal part of Karnataka, and he clearly went on and stated that the Congress was anti, they were anti-Hanuman as well. And now we are seeing Pralhad Joshi, who is addressing a massive rally out here. And the NCP leaders continue to be in a huddle to decide who is going to be the next NCP chief within the Maha Vikas Aghadi. Remember, we understand there's been tension that's been brewing within the Maha Vikas Aghadi, with several Congress leaders also coming out in the open and making it clear that yes, there is a rift within the Maha Vikas Aghadi. The question, of course, remains whether Sharad Pawar would be taking back his decision from the post of resigning from the post of NCP chief. And if he does not, who is going to be the next NCP chief? Whether it's going to be Ajit Pawar or Supriya Sule, that's the big question, of course. The latest we understand is a key huddle that is also taking place at Sharad Pawar's residence. A lot of NCP cadre workers have been protesting, have been mounting that pressure on Sharad Pawar to take back his decision and not to resign from the post of NCP chief. So, of course, tracking all the latest from the state of Maharashtra. And remember, the latest we understand is that Jitendra Wad has stepped down from the post of National General Secretary of the NCP. It's an 18-member committee meet that would also take place tomorrow. So that's, of course, a news break that's just coming in. An 18-member committee that has also been formed by Sharad Pawar, and that committee would be deciding on the next NCP chief. So we are seeing that Sharad Pawar is some of the either way he is not taking back his decision. So the protest also we have been saying basically we have to pressurize him, tell him stop, and then if not, so what will be the committee cadre decision? There is no ifs and buts in politics. Either you have to be on this side or this side. We are on this side. We have been seeing that all eyes on the decision that has to be taken from the NCP. Is there any final conclusion that has been come up? As you met Sharad Pawar, is there any words that has been conveyed to him? No, nothing of that sort. So the continue to request him to take back his decision. This is what is happening here. So you will also continue with your decision to step back as the National General Secretary? Till my last breath I will do that, and I'll not bow to anything else. So the last question, is there any option that you have been looking for or the party has been thinking about? Except Mr. Sharad Pawar. Thank you so much. So that was Jitendra Wad, who has resigned as the National General Secretary, but clearly mentioned that there was no option but only Sharad Pawar. In Mumbai with video journalist Sunny, this is Alisha for Republic TV.
All right, so that's of course the latest coming in, a committee that's been formed by Sharad Pawar that's going to be deciding on the next course of action. While the visuals there on your screens right now are the inside visuals of the key NCP meet that was chaired by Sharad Pawar. You see key NCP leaders who are present inside that room where the meeting is taking place to decide the future course of action when it comes to deciding who would be taking over the reins from Sharad Pawar. Remember, Jitendra Awad has already resigned from the post of National General Secretary of the NCP. This, of course, in solidarity with the announcement that was yesterday made by Sharad Pawar to resign from the post of NCP chief. It's an 18-member committee, we understand, that's been formed by Sharad Pawar. So, tracking closely all the developments from Maharashtra, the sources, of course, telling Republic that it is either going to be Ajit Pawar or Supriya Sule who would be taking over the reins as the next NCP chief. All right, let's cut across straight to Alisha, who's been there since morning tracking all the latest. Alisha, what is the next we can expect? We understand it is a close competition of sorts between Ajit Pawar as well as Supriya Sule to take over the reins as the next NCP chief. Taken by the committee tomorrow, because the meeting is to be conveyed tomorrow itself, is what we have been hearing officially from all the other leaders who has come to meet Sharad Pawar. Whether it is Jitendra Awad or Chhagan Bhujbal, all have been clearly mentioning that they just came to meet Sharad Pawar in YB Chawan. But yes, there is another again the second day protest that has been happening with the workers who have been continuously demanding and requesting that they should, Sharad Pawar should reconsider his decision and take back his resignation, is what the workers of from the different district who has come to Mumbai, and they have been continuously adamant over the decision that they only consider Sharad Pawar as their president of the party. We'll also speak to some. आप दूसरे दिन भी यही रिक्वेस्ट एक तरफ शरद पवार को कर रहे हैं, क्या कोई बातचीत हो गई है, क्या कोई मैसेज कन्वे किया? अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया है, लेकिन उनको ये उनका निर्णय बदलना पड़ेगा और ये कार्यकर्ता का आग्रह है। आज तक उनका सुना है, आज उन्होंने बजरंग बली की, बजरंग बली की उत्तर कन्नड़ा जिल्ಲೆಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मुझे बताया गया कि आप लोग हिंदी में ही सुनना चाहते हैं। मुझे बताया गया कि हाँ, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। आपका क्या आदेश है? जरा पीछे से आवाज आए, क्या आदेश है? उधर आपका क्या आदेश है? उधर आपका क्या आदेश है? देखिए, हम तो आपके सेवक हैं। आप जो हुक्म करोगे हम मानेंगे, और हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है, और इसलिए अब आपने आदेश कर दिया तो हम हिंदी में भाषण करेंगे आपके सामने। मंजूर? शाबाश। अंकोला का एक क्षेत्र, उत्तर कन्नड़ा का एक क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। यहां आस्था के भी अनेक बड़े केंद्र हैं। मैं इन आस्था स्थलों का वंदन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। और अभी प्रहलाद जी बता रहे थे कि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पहली बार यहां आया है।
साथियों, ऐसे बहुत काम है जो मुझे पहली बार ही करने पड़ते हैं। कर्नाटका के इस चुनाव में बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के संकल्प के साथ मैदान में है। आप मुझे बताइए, हमें कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाना है। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो कर्नाटका को नंबर 1 बना देगी। अगर आपने सही जगह पर वोट डाला, कमल के फूल के बटन को दबाया, तो बीजेपी कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगी। अभी 2 दिन पहले कर्नाटका बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, मैं देख रहा हूं तो उस संकल्प पत्र की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। मैं कर्नाटका बीजेपी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटका के लोगों का बीजेपी पर यह आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए मैं पिछले 3-4 दिन से कर्नाटका के अलग अलग स्थान पे जा रहा हूं, करीब करीब सभी दिशाओं में हो आया हूं, और मैं जनता का जो उत्साह देख रहा हूं, किसानों का उत्साह दे रहा हूं, माताओं बहनों का उत्साह दे रहा हूं, नौजवानों का उत्साह देख रहा हूं, चारों तरफ से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही नारा सुनाई दे रहा है, एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है। चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। सहोदर सहोदरियरे, 2018 के चुनाव के बाद पहले येदियुरप्पा जी और फिर बोम्मई जी को यहां डबल इंजन सरकार के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 3.5 साल ही मिले थे, और 3.5 सालों में शुरू में तो बहुत समय उनका कूड़ा कचरा साफ करने में गया, गड्ढे भरने में गया। डबल इंजन की सरकार ने, कांग्रेस जेडीएस सरकार ने जो कुछ भी नुकसान किया था उसको भरपाई करने में भी उनकी ताकत शुरू में लग गई। सामान्य मानवी का जीवन आसान बनाना हो या फिर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, कर्नाटका में नई गति आई है, तेज गति आई है। आज रोड, रेल से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट तक कर्नाटका में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं।
याद रखोगे? आवाज आए तो पता चले, जरा हाथ भर के बताइए, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? घर घर जाके लोगों को बताओगे? कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटका में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा? 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया, भले हमें 3 साल मिले, लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए हो गया। पहले कितना था, अब कितना हुआ? कर्नाटका का भला हुआ कि नहीं हुआ? कर्नाटका का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? नौजवानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार के अवसर बने कि नहीं बने? किसने किया? किसने किया? तो एक काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? कर्नाटका को आगे बढ़ाने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता कर्नाटका का विकास है। बंधु भगिनीरे, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा किसी आपदा के समय ही होती है। बीते 3.5 वर्षों में दुनिया पर, देश पर, कर्नाटका पर पिछले 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया। याद है ना? कोविड, कोरोना, 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई थी। ऐसी भयंकर महामारी में कर्नाटका को सफलतापूर्वक इस संकट से निकालने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? अगर बीजेपी न होती तो क्या होता? आपने केरल का भी हाल देखा था और उस समय महाराष्ट्र का भी देखा था। हमने कर्नाटका के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को तेज गति से कोरोना का मुफ्त टीका लगवाया, वैक्सीनेशन करवाया। आप सबका वैक्सीनेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ करिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको 1 रुपया खर्चा हुआ क्या? किसी ने पैसा मांगा क्या? बीजेपी ने ये भी सुनिश्चित किया कि 100 साल में आए संकट में कोई गरीब भूखा न सोए, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज इस देश का हर नागरिक हमें आशीर्वाद दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि तब जो इतना बड़ा संकट आया था, दुनिया के बड़े बड़े महारथी देश अपने देश को संभाल नहीं पा रहे थे, तब दिल्ली में आपका एक ऐसा बेटा बैठा था जो हिंदुस्तान में किसी भी गरीब का, किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं देता था भाइयों। और इसलिए ये माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद मुझे काम करने की ताकत देते थे। मैं भी मंच पे आ रहा था,
दो माताएं मुझे, बहुत बड़ी आयु की माताएं, वो यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रही थी, इतना आशीर्वाद दे रही थी, मेरा हृदय भर आया, भावनाओं से भर आया। भाइयों बहनों, हम हर गरीब परिवार को आज भी मुफ्त राशन देते रहते हैं ताकि गरीब के घर में बच्चा भूखा न सो जाए दोस्तों। और इसी के कारण पूरा कर्नाटका कह रहा है, माताएं बहनें कह रही है, नौजवान कह रहा है, गांव का किसान कह रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, इस चुनाव में कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है? क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। और दूसरा क्या? वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो, जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? देखिए भाइयों, बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का। और उसके लिए हमारे पास रोड मैप है, योजना है, दृष्टि है, मेहनत करने की तैयारी है। कांग्रेस अपने दशकों के कुशासन से जन विश्वास खो चुकी है और इसलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी, यही कांग्रेस का एकमात्र सहारा बचा है। जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने, याद करिए, कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? पब्लिकली कहा था और बाद में कभी डिनाई भी नहीं किया। कांग्रेस के किसी नेता ने भी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा था, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बोली हुई बात बताता हूं मैं। उन्होंने कहा था, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते जाते वो 15 पैसा हो जाता है। 100 पैसे भेजते हैं, 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे खा लेता था? भाइयों बहनों, ये 85%
ये देखिए इनका खेल। 85% कमीशन वाली कांग्रेस, आज भी कांग्रेस की यही स्थिति है। वो कर्नाटका की हर योजना में 85% कमीशन खाने को तैयार बैठी है। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी का हमारे संकल्प रहा है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, और कांग्रेस का हमेशा मकसद रहा है करप्शन फर्स्ट। कांग्रेस के शाही परिवार ने कई दशक तक देश पर शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश के विकास के बजाय सारा ध्यान अपने विकास पर लगाया। कांग्रेस ने देश में ऐसा सिस्टम विकसित किया कि इसकी तिजोरी हमेशा काली कमाई से भरी रहे, और इसके लिए कांग्रेस ने कागजों पर ऐसे करोड़ों लोग तैयार किए जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। मैं समझा पा रहा हूं आपको? कांग्रेस में अगर कोई विधवा पेंशन है तो ऐसे व्यक्ति को विधवा पेंशन मिलता था जो बच्ची पैदा नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई, और वो विधवा हो गई और कांग्रेस के खजाने से पैसा जा रहा है सरकार का। मैं आज देश को, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस के इस चाहता हूं। इस नकली नाम घोटाले का बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटका के लोगों को भी हुआ है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस ने सरकारों के कागजों में ऐसे करोड़ों नकली लोगों के नाम डाल दिए जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे लोगों के नाम डाल दिए, और इन नकली नामों की संख्या कितनी है आपको चौंक जाएंगे। पूरे देश भर में जो नकली नामों की संख्या है वो कर्नाटका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, कर्नाटका की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा है। उनके नाम पर हर योजना के पैसे जाते थे। इन नकली नामों पर पैसे भेजे गए और ये पैसा जाता था कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की काली तिजोरी में। कांग्रेस सरकार के दौरान, याद रखोगे आंकड़े फिर से? याद रखोगे? क्या हो जाता है आप लोगों को? गर्मी बहुत है। आंकड़ा याद रखोगे? एक एक आंकड़ा मैं बुलवाऊंगा, बोलोगे? 4 करोड़ 20 लाख नकली नामों को उन्होंने राशन दिया। कितने? कितने? दूसरा, 4 करोड़ नकली नामों को उन्होंने गैस की सब्सिडी दी। कितनी? तीसरा, कांग्रेस सरकार के दौरान 1 करोड़ नकली नामों को महिला कल्याण के नाम पर पैसा भेजा। कितना? कितना? कांग्रेस सरकार के दौरान 30 लाख नकली नामों को, नकली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भेजी जा रही थी। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? कांग्रेस ने देश के कोने कोने में करीब करीब 10 करोड़ नकली नाम सरकारी कागजों में डलवा दिए थे। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, 10 करोड़ नकली नाम वाले लोग कभी भी उनका जन्म ही नहीं हुआ, पैसे जाते थे। ये कहां, ये पैसे कहां जाते होंगे? कहां जाते होंगे? साल दर साल
इन नकली नामों के नाम पर कांग्रेस की सरकारें पैसा भेज रही थी, राशन भेज रही थी और ये जा रहा था कांग्रेस के टॉप से बॉटम तक भ्रष्ट नेताओं की जेब में। सरकार किसी की भी हो, लेकिन कांग्रेस का ये सिस्टम बना रहता था। आप जानते हैं ये कांग्रेस के लोग मोदी पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मालूम है क्यों करते हैं? ये कांग्रेस के लोग इतना नाराज क्यों हैं मालूम है? इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है क्योंकि मैंने इनके बने बनाए जो भ्रष्ट सिस्टम था ना, उसी को कुचल दिया है। बीते 9 साल में मैंने कांग्रेस ने नकली नाम घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। गरीब का हक छीन रहे इन 10 करोड़ नकली नामों को हमारी सरकार ने गरीब के हक के रास्ते से हटा दिया है। आज गरीब को, देश के नागरिक को, देश के नौजवान को उसका हक मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है। ऐसा करके बीजेपी सरकार ने गरीब के, ये आंकड़ा याद रखना, बोलू ना, आंकड़ा बोलू, याद रखोगे? हमने जो कदम उठाए उसके कारण इस देश के नागरिकों के हक के, गरीबों के हक के, किसानों के हक के, महिलाओं के हक के, नौजवानों के हक के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। कितने? 3.25 लाख करोड़। कितने? 3.25 लाख करोड़। कितने? इतनी बड़ी चोरी। भाइयों बहनों, फिर ये मोदी को गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार गरीब की सेवा की भावना से काम करती है। गरीब का जीवन आसान बने, उसे नया अवसर मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में उत्तर कन्नड़ा जिले के 10,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिलना तय हुआ। बीजेपी सरकार में इसी जिले के 1.5 लाख परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंची है। बीजेपी सरकार में इस जिले के 5 लाख से अधिक साथियों को जनधन बैंक अकाउंट खुला है। बीजेपी सरकार में इस जिले के लगभग 5 लाख लोगों को दुर्घटना और जीवन बीमा का सुरक्षा कवच मिला है। ये मैं सिर्फ एक जिले के आंकड़े बता रहा हूं जी। ये लोग पूरे देश के आंकड़े इनके पास इतने नहीं होंगे जी। ये काम हम करते हैं जी। बंधु भगिनी रहे, बीजेपी सरकार की योजनाओं के बड़े लाभार्थी हमारे मछुआरे साथी भी है, हमारे फिशरमैन, हमारे आदिवासी समाज है, एसटी। ये बीजेपी सरकार है जिसने पहली बार मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए अलग मंत्रालय बनाया। मुझे बताइए भाई, ये मोदी की सरकार बनने के बाद ये सी आया, दरिया अभी आया, समंदर पहले था कि नहीं था? मोदी आने के पहले समुद्र था कि नहीं था? कोस्टलाइन था कि नहीं था? फिशरमैन थे कि नहीं थे? फिशिंग का काम होता था कि नहीं होता था? लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार को दिखता नहीं था, ये मोदी को दिखता है। और इसलिए आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार फिशरमैन के लिए हमने अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मिनिस्टर बनाया, अलग बजट लगाया, अलग अफसर लगाए, ताकि कोस्टल एरिया का विकास हो, फिशरमैन की प्रगति हो, वहां सुविधाएं बढ़े, फिशरमैन ताकतवर बने। और इतना ही नहीं,
हमारे देश में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से कम पैसों में बैंक से ब्याज, बहुत कम ब्याज से पैसा मिलता है। मैंने कहा जो फायदा किसान को मिलता है वो मेरे फिशरमैन को भी मिलेगा, और फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, बहुत ही मामूली ब्याज से उसको पैसा मिलने लगा। बीजेपी सरकार ने पहली बार डीप सी फिशिंग के लिए, नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी हजारों करोड़ रुपए की मदद की। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरों के विकास के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी राष्ट्रीय योजना बनाई है। स्नेही तरह इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में भी मत्स्य संपदा और कोस्टल बेल्ट की सुरक्षा समृद्धि पर बहुत बल दिया गया है। फिशरीज डिपार्टमेंट का बजट पिछले साल की तुलना में करीब 40% बढ़ाया गया है। छोटे मछुआरों की ताकत बढ़े, इसके लिए पंचायत स्तर पर मत्स्य कोऑपरेटिव पर बल दिया जा रहा है। मछली के एक्सपोर्ट के लिए आधुनिक सुविधाओं के लिए भी विशेष सुविधाओं के निर्माण पर हमारा फोकस है। बीजेपी की प्राथमिकता मछुआरों की आय बढ़ाना है, उनको सुरक्षा और सुविधा देना है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी हमारे किसान भाई बहनों को यहां बहुत मदद मिली है। इस जिले के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 400 करोड़ रुपया इस जिले में दिल्ली से आया है और सीधा उनके बैंक खाते में आया है। कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई 85% कमीशन नहीं, सीधा 1 रुपया भेजा, 100 पैसा उसके खाते में पहुंचा। ये काम हमने किया है। सहोदर सहोदरियों, कांग्रेस के झूठे आश्वासनों का सबसे बड़ा हित हमारे शेड्यूल ट्राइब, हमारे आदिवासी समाज का भी हुआ है। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया और आदिवासी क्षेत्रों को सुविधाओं से वंचित रखा। देश के अनेक आदिवासी गांवों में सड़क, बिजली, पानी सुविधा 9 वर्ष में पिछले मेरे आने के बाद पहुंची है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार इस देश में आदिवासियों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई थी। कांग्रेस सरकार के तुलना में इस वर्ष आदिवासी विकास के लिए बजट करीब 5 गुना हो चुका है। 5 गुना। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान आदिवासी नेतृत्व को भी आगे नहीं आने दिया। जब देश ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनने की भावना सामने रखी तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। और कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं था कि वो बीजेपी की उम्मीदवार थी इसलिए विरोध करे, वो तो मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस ने इसलिए विरोध नहीं किया कि आदिवासी महिला वो बीजेपी की कैंडिडेट थी। उनको अगर बीजेपी का विरोध होता तो फिर बीजेपी के ही एक नेता को उन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया भाई? ये साफ साफ बताता है कि कांग्रेस का ये विरोध गरीब घर से आई हुई एक हमारी आदिवासी बहन के खिलाफ था। इसलिए आज पूरे देश में आदिवासी समाज कांग्रेस को सबक सिखाने का संकल्प करके बैठा है। कांग्रेस के खिलाफ ये गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। स्नेहितरे, यहां के यक्षगाना में इस क्षेत्र की ऊर्जा, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि साफ साफ झलकती है। मुझे संतोष है कि यहां की पहचान को, यहां जनजातीय लोक संस्कृति को संरक्षित करने वालों को प्रोत्साहित करने का अवसर हमें मिला है। हालक की स्वर कोकिला सुक्री बोम्बा गौड़ा जी हो या फिर
पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा जी, इनको बीजेपी सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके अपना मान बढ़ाया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसे सच्चे हकदारों को बहुत कम ही सम्मान होता था। आज जब कर्नाटका की धरती की ऐसी महान संतानें राष्ट्रपति भवन पहुंचती है, पूरा देश गर्व से भर जाता है। बीजेपी सरकार ने सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग दिलाया है। ये वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सहोदर सहोदरिये, अब कर्नाटका तेज विकास की पटरी पर चल चुका है। अब इस पर कांग्रेस का रिवर्स गियर नहीं लगना चाहिए। 10 मई तक आपको लगातार जुटे रहना है और एक बात घर घर पहुंचानी है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। इस संकल्प को सशक्त करना है। करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? पूरी ताकत से बताओ, करोगे? घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, पूरी ताकत से कराओगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? आप ठंडे पड़ गए। मेरा काम करोगे? जरा जोर से बोलो, करोगे? मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये मोदी का पर्सनल काम है, करना पड़ेगा। करोगे? अच्छा, अगर आप करने वाले हैं तो जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करो जरा। मैं देखो किस कोने से आवाज लाइट दिखती है। सब दूर दिखाइए मुझे। आप अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करिए। मेरा काम करोगे? करोगे? मैं काम बताऊं? मैं आपको काम बताऊं? काम बताऊं आपको? देखिए, घर घर जाना है, जाकर के मतदाताओं को हाथ जोड़ करके कहना था कि मोदी जी अंकोला आए थे। क्या कहोगे? और मोदी जी अंकोला आकर के आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है, नमस्कार कहा है। इतना मेरा संदेशा घर घर बता दोगे? पक्का बता दोगे? जब घर घर जाकर के आप ये मेरा संदेश देंगे तो सब माताएं, बहनें, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे। उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी और उससे मैं और ताकत से आपकी सेवा करूंगा। कर्नाटका को नंबर 1 बना के रहूंगा। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं। भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद,
लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। You're now a part of the Narendra Modi-led present-day government. How do you see the different styles of functioning? And do you think that the style of governance is what leads us to this track on transformation? The capability, expertise and the attention to detail, that insistence has been there with Prime Minister Modi. In 9 years, we're getting some breaking news. As a mark of protest, the VHP, Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal are all set to chant Hanuman Chalisa tomorrow evening in all the temples across Bengaluru. Bajrang Dal, in fact, will be visiting all the Hanuman temples across the state of Karnataka and will chant the Hanuman Chalisa at 7 p.m. That is the big breaking news coming in. Remember this uproar over Congress's manifesto where they mentioned about banning the Bajrang Dal is taking heat now, is picking steam now, and you can see to your right, to the left of your screens, the protests that erupted in Bengaluru, and to your right hand side you can see protests in Hyderabad. Congress facing a backlash there, and now the latest we are getting in is that the VHP and Bajrang Dal have announced that they will be going to recite the Hanuman Chalisa across the state of Karnataka. My colleague Aneri is joining us on the broadcast for more. Aneri, this backlash, of course, is even just growing as the election date approaches, and Hanuman Chalisa, even you see how our Prime Minister was, of course, invoking Bajrang Bali continuously in his speeches across Karnataka. Well, that's right. We have been seeing how the Congress manifesto has now turned out to be one of the major talking points this Karnataka elections. As elections inches closer, well, now we are seeing that the VHP and Bajrang Dal have decided that they will be holding, as a mark of protest, they will be chanting Hanuman Chalisa across the temples in the state of Karnataka. And also at the same time, we are seeing, well, not only in Bengaluru, but also across various parts. Well, in Hyderabad also we had seen that the Bajrang Dal unit had staged protest against the statements and also against the manifesto of the Karnataka Congress, which was released yesterday. But also at the same time we see that the political war of words, because the BJP is leaving no stone unturned. From Prime Minister Narendra Modi to all the leaders of the Bharatiya Janata Party have been hitting out at the Congress party over their promise to ban Bajrang Dal into once they come to power in Karnataka. But yes, as of now, we have been seeing how there has been massive face-off between the BJP and the Congress. But also now, after the release of manifesto from the Congress party, which also stated that once they come to power, they will look into and ban Bajrang Dal. But we also see how the leaders of the BJP have been pointing out. Well, when we talk about Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma, he also very clearly stated that the Congress manifesto more looked like an PFI manifesto, and also at the same time they are trying to communalize issues, and that is the reason why we are seeing how there have been massive protests which are happening. And tomorrow VHP and Bajrang Dal have planned to stage protest against the Karnataka Congress points which they have put up in the manifesto. Right. Of course, a massive backlash there, and VHP and the Bajrang Dal to recite Hanuman Chalisa across the state of Karnataka tomorrow. Thank you so much, Aneri, for meanwhile joining us on the broadcast for more on this. Viewers, we have very less time in this bulletin. We will be stepping to a short break, but lots more coming up on the other side. Don't go anywhere. Top NCP leaders are in a huddle to decide who will be the next chief. Of course, sources hint at the true far center formula there. And Centre agrees to set up a panel to look into the issues faced by the LGBTQIA+ community. All that and much more on the other side. Amity faculty have filed over 1,800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements.
2016 में जब मैं देशवासियों कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? फाइव जी का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Mr. Vaishnav, how soon can we change all the trains in the country? Why do we need bullet trains? Why do we need fast trains at all? That's a transformation. So from tinkering to transformation, tell me what really has changed and what is changing. Today, Railway's thought process, Railway's mindset is only and only about performance, only and only about meeting people's expectations, only and only about transforming the economy. Our Prime Minister really thinks that India will become a superpower, and he believes that if we lay the foundation right, then the country will be in the right direction. हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। Launching an attack on the Congress party, the Prime Minister Narendra Modi in Karnataka's Mudabidre said that Congress aligns with the anti-nationals and takes help from anti-India forces for the polls. He in fact also said that the Congress party backs the cases on the anti-nationals as this party shields the terror backers. कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। Speaking at a rally in Karnataka's Mudabidre, Prime Minister Modi said that while the nation respected the country's defense forces, the Congress insulted and abused our military and soldiers. कांग्रेस रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती है, हमारी सैनिकों का अपमान करती है, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। Attacking the Congress party, Prime Minister Modi said that the party would push back Karnataka by decades if it comes to power, and that the BJP wanted Karnataka to become the #1 state in India. कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उन सबको पलटना चाहती है। Prime Minister Modi scheduled election rallies in Mudabidre, Ankola and Bailhongal, while the Congress leader Priyanka Gandhi Vadra and party chief Mallikarjun Kharge too are scheduled to address public meetings and roadshows throughout the day. Karnataka Congress President D.K. Shivakumar spoke openly about his aspirations for the chief ministerial post. Now, during an interview with Republic TV, he said that he desires to become the chief minister of Karnataka and believes that his hard work will pay off.
Why is it so wrong for you to admit the fact that yes, you have that kind of aspiration? Who said I don't have any aspiration? I am a politician. I am not a sannyasi. But my duty is to bring Congress party to power. And the party high command will decide whom to become. After the Congress party in its manifesto promised to ban the Hindu organization Bajrang Dal in Karnataka following its win in the assembly polls, the Vijayanagar district unit of the group in Bengaluru is staging a protest against the Vata Congress. Responding to Congress's pledge in its manifesto to outlaw organizations, including the Bajrang Dal, if elected to power in Karnataka, BJP leader and Bengaluru MP Tejasvi Surya challenged the Grand Old Party, saying that he is a Bajrangi and a Kannadiga and that this is the land of Hanuman, and then he challenged the Congress to ban him. In the run-up to the assembly elections in Karnataka, BJP is planning to organize a mega-day-long roadshow of Prime Minister Modi in the state's capital, Bengaluru, on the 6th of May. Karnataka Congress President D.K. Shivakumar, in conversation with Republic TV, took a jibe at the incumbent BJP's double-engine rhetoric and said the party is tribal towards blame games instead of development. Karnataka is a very progressive state, a rich state. 41% of the export revenue is from here. People are well educated. They have lost their job. At COVID times, lot of jobs have gone up. Karnataka government did not help them, or the central government has not helped. What I am trying to tell is that you don't look at the national average. See here, what BJP, you take out their manifesto. Last year's manifesto. They have said that they are going to double the income of the farmer. Have they done? The Income Tax Department seized 1 crore rupees in Mysuru, which was hidden in a box on a tree. The IT also raided the house of Subramanya Rai in Mysuru. He is the brother of Puttur Congress candidate Ashok Kumar Rai. Top NCP leaders in a huddle to decide who will be the next chief of NCP. Sources hint at 2 power center formula. Senior NCP leader Sharad Pawar has also formed an 18-member committee consisting of Ajit Pawar and Supriya Sule to decide who will become the next party chief. In response to Sharad Pawar's decision to quit as the NCP chief, party leader Jitendra Awad has resigned from his post of NCP General Secretary. Apart from him, several NCP workers and leaders from Thane have also tendered their resignations to Jayant Patil. Responding to Sharad Pawar's retirement, BJP National Vice President Dilip Ghosh said that NCP's survival is in jeopardy and that Sharad Pawar is losing his power and there is going to be a bigger change in Maharashtra politics. As Sharad Pawar announced his decision to step down from the post of NCP chief, leaders from the party from Dharashiv handed their resignations, asking Pawar to reconsider his announcement. As the Supreme Court resumed hearing a batch of 20 petitions seeking legal recognition of same-sex marriage, the central government told the top court that it will form a committee headed and examine these suggestions by the LGBTQIA community. Supreme Court declines to entertain a petition seeking for disclaimer to be added before this Kerala story to ensure that it is not advertised as a true story. The court states that the appropriate remedy could be granted by the High Court and granted the petitioners the liberty to move the High Court. Delhi High Court issued notice to CBI on an interim bail plea moved by former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, citing his wife's illness. Sisodia is presently in judicial custody and was arrested by the CBI. As wrestlers continue to protest against the Wrestling Federation of India President Bijbhushan Sharan Singh, Indian Olympics Association President B.T. Usha reached Jantar Mantar. As Operation Kaveri now goes on in full-fledged, the 12th outbound flight departs from Jeddah amid the Sudan clashes. MEA spokesperson Arindam Bakshi tweeted that 231 passengers are now heading to Mumbai.
Dwarka District Police detained 20 people and arrested 6 others for various offences under the Arms Act and NDPS Act based on the recovery during the raids and searches. 1 bulletproof card, 3 pistols with 7 rounds, 22.4 grams of heroin and 73 grams of amphetamine. 20 lakh rupees were recovered during the raid. In what seems to be a relentless drive of the BSF troops to step up their preparedness to foil any drone infiltration across the border, BSF personnel said that they are training with troops with an advanced and technical skills to spot and shoot the drones. BSF said that so far 33 drones have been shot down with a huge recovery of drugs and weapons, and that the BSF is fully prepared to deal with any type of situation. Indian cricketer Mohammad Shami's wife Haseen Jahan has moved the Supreme Court against him, challenging the Calcutta High Court order which quashed her plea seeking to remove the stay on the arrest warrant against her husband issued by a local court. West Bengal BJP has called for a 12-hour strike in Midnapore district over alleged killing of a party worker. The strike will only be effective in the Midnapore district. Uttarakhand police have instructed SSP Dehradun to conduct an impartial inquiry after State Finance Minister was caught thrashing a man on camera in Rishikesh. Red alert has been sounded on all army installations on Jammu-Pathankot National Highway. The alert was sounded after an input was received regarding terror attack on Indian Army installations. Dwarka District Police conducted early morning raids and searches at over 20 locations in Delhi and Haryana over a person's connection to a criminal gang. Weapons, cash and illegal substances have been recovered from various places and some have been detained. India have recorded 3,720 new COVID infections. The count of active cases of this disease in the country stands at 40,177. The death toll has increased to 5,31,584 with 20 more fatalities. Hitting out at the Aam Aadmi Party, Union Minister Anurag Thakur says that there has been a rise in the number of crimes in New Delhi and the law and order situation in the state is in shambles under the governance of the Aam Aadmi Party. कितना कमजोर इन लोगों ने कर दिया, निर्णय नहीं कर पाती सरकार। और कौन सी ऐसी मजबूरी है भगवंत मान जी की सरकार की कि नशे वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गैंगस्टर जो जेलों में बैठकर हत्याएं करवा रहे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कौन सी मजबूरी है जो पहले कभी कांग्रेसियों के खिलाफ कभी अकालियों के खिलाफ प्रशासन खड़ा करते थे, भगवंत मान जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों निर्णय नहीं कर पाते हो? और मैं कहता हूं हमें केंद्र सरकार से आपको जो सहयोग चाहिए हो, हम तो लगातार सहयोग कर रहे हैं। हम तो नशे के खिलाफ पूरे देश भर में मुहिम चला रहे हैं, नशा व्यापारियों के खिलाफ उनको पकड़कर और कड़ी सजा देने का काम भी कर। 3rd of May, Kedarnath Yatra has been halted for the 3rd of May due to constant snowfall. In view of the constant snowfall, an orange alert has been issued in this region. After more than 2 weeks of fighting in Sudan, areas of the capital of Khartoum appear increasingly abandoned with smoke billowing in some places and the sound of intermittent gunshots this morning. Argentine President Alberto Fernandez and his Brazilian counterpart Lula vowed to keep working to come up with a mechanism that would allow them to avoid using the US dollar in trade between the neighboring nations. Authorities near Houston have said that they have caught a man suspected of killing 5 of his neighbors, including a 9-year-old boy with an AR-style rifle, after the family confronted him late at night about firing rounds in his yard. Venezuelan President Nicolas Maduro criticized the auction of the shares of the parent company of oil refiner Citgo. Citgo is a US-based branch of the Venezuelan state-owned PDV holding. London police said a controlled explosion was carried out as a precaution outside Buckingham Palace after a man was arrested there on suspicion of possessing an offensive weapon.
Rehearsals ahead of Saturday's coronation ceremony of King Charles III and Queen Camilla are underway in central London. More than 7,000 members of the armed forces are to take part in the ceremony. A police officer remarkably escaped injury when a car careened across a highway at 120 miles per hour while he conducted a traffic stop. Miraculously, no major injuries were reported. The Indian Air Force's Rafale fighters have taken part in the ongoing exercise Orion in France, an international military exercise in France. This would mark their first participation in an overseas drill. Jim Merchant, a Nevada Republican who led a movement of candidates who promoted Donald Trump's lies of a stolen 2020 election, announced that he will run for the U.S. Senate against Democratic incumbent Jackie Rosen in the swing state. The Israeli military and Palestinian militants continue to exchange fire in the wee hours today in the Gaza Strip and nearby Israeli communities. The Israeli military said its aircraft struck military posts, training sites, weapons, storage facilities and an underground tunnel belonging to Hamas. Aman Khan's maiden T20 50 was beautifully complemented by the Pacers as the Delhi Capitals kept their playoff hopes alive with a tense 5-run win over Gujarat Titans. A disappointed Gujarat Titans captain Hardik Pandya took the blame for not finishing the game, saying early wickets put them under pressure and he could not find any rhythm in the end. India dethroned Australia from #1 position in the ICC Men's Test Team rankings. The men in blue retained the Border Gavaskar Trophy with a 2-1 victory over Australia. BCCI Secretary Jay Shah took this opportunity to congratulate the Indian team for reaching the pinnacle of the long format as the latest rankings come out. Following several reports that stated that PSG may go hard on Lionel Messi for skipping training and traveling to Saudi Arabia without consent, a new development has dropped by. It has been reported that Paris Saint-Germain have suspended the Argentine for disregarding the club's directive. Stefano Tsitsipas advanced to the quarterfinals of Madrid Open after defeating home favourite Bernabe Zapata Miralles. Dani Olmo steered defending champion Leipzig back to the German Cup final in a 5-1 semi-final win over Freiburg in a repeat of last year's decider. Zhang rallied from a set down against the 8th-seeded American to advance, winning in a final set tiebreaker for the third straight time at the clay court tournament in the Spanish capital. It was the first victory against a top 10 opponent for the 26-year-old Zhang. Real Madrid came out on top in an 82-80 EuroLeague thriller against Partizan Belgrade. Walter Tavares was the top scorer for Madrid as the 31-year-old equaled his highest ever score in a single game of 26 points. 9th seed Maria Sakkari reached the semi-finals of the Mutua Madrid Open as she beat Romania's Irina Camelia Begu. She won the first set through a tie-break where she took the final 5 games. And former boxing heavyweight champion Deontay Wilder was arrested by the Los Angeles police. He was detained for allegedly possessing a concealed firearm and marijuana while driving his Rolls-Royce through Hollywood. Amity faculty have filed over 1,800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं। भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। इतना बड़ा काम
इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। You're now a part of the Narendra Modi-led present-day government. How do you see the different styles of functioning? And do you think that the style of governance is what leads us to this track on transformation? The capability, expertise and the attention to detail, that insistence has been there with Prime Minister Modi. In 9 years, Prime Minister Modi has built 74 additional airports, heliports and waterports. We've doubled it to 148. But our ambition does not stop there. In the next 5 years, we will take that number to upwards of 200 in our country. What are the thresholds of transformation? What must be continually transformed as an individual, as a society, as a country to stay relevant? We are talking about civilizational reawakening. What does transformation mean? Look, change is an order of the world. Everything has to change. If anything doesn't change and if it gets stagnant, then you have to see that something is not right there. But change towards the better, we call transformation. So the baseline for transformation is physical, mental, emotional and spiritual comfort. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों। Welcome back. As a mark of protest, the VHP and Bajrang Dal are all set to chant Hanuman Chalisa tomorrow evening in all temples across Bengaluru. Bajrang Dal, in fact, will be visiting all the Hanuman temples across the state and will chant Hanuman Chalisa at 7 p.m. And also, on your screens are the visuals of the protest that broke out. And the latest we are getting in is that the Vadra Congress now seems to be divided over the ban on Bajrang Dal pitch. Bajrang Dal ban, in fact, is the ban pitch is in fact backfiring for the Congress party. All right, my colleague Shravan Sen is joining us on the phone line for more. Shravan, Acharya Pramod is tweeting, of course, here, and he's saying that Bajrang Bali ko chhedne ki kya zarurat thi. Clearly, there's a divide within the Vadra Congress yet again. Well, in fact, if you ask this question to anyone here within the Congress party, they say that there is no question of equating Bajrang Dal with the Popular Front of India. When they basically respond in that manner, it is a clear signal of the fact that there is a damage control that is essentially being done right now by the Congress party, because they realize this is essentially going to have a direct dent in coastal Karnataka. Acharya Pramod is joining us on this broadcast. Acharya Pramod ji, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। कल शाम को जब मैंने ये सवाल डीके शिव कुमार को मैंने पूछा था कि बजरंग दल और पीएफआई को साथ में आप कैसे ला सकते हो और दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके आप ये कहते हो कि दोनों सेम है, ये सवाल जब हमने किया था तब उनका ये कहना था कि हमने तो कभी ये नहीं कहा कि बजरंग दल और पीएफआई सेम है, पर अगर कोई कम्युनल हेट्रेड फैलाता है तो उनके खिलाफ पे एक्शन लिया जाएगा।
उनका ये कहना है। देखिए, पहली बात यह है कि बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है, मगर आतंकवादी संगठन नहीं है। अगर बजरंग दल आतंकवादी संगठन होता तो फिर उस पर पाबंदी लगाने की मांग हम सबसे पहले करते। लेकिन बजरंग दल जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है ना। ईसाई चर्च मिशनरी का जो कन्वर्जन होता है, हिंदू से ईसाई जो लोग बनते हैं उनका विरोध करता है, वैलेंटाइन डे का विरोध करता है। तो बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो हिंदुत्व की बात करता है, लेकिन उसको आतंकवादी संगठन समझ करके उस पर पाबंदी लगाने की बात करना मुझे लगता है उचित नहीं है। जहां तक कांग्रेस के घोषणा पत्र का सवाल है, तो मुझे लगता है कि इस विषय को घोषणा पत्र में ला करके बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका दे दिया है, और ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। बीजेपी चाहती है कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन यानी देश विरोधी घोषित हो जाए। तो बीजेपी जो चाहती है, कांग्रेस के कुछ नेता वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने के करीब जा रही है। जहां एक तरफ हम जीतने के कगार पे हैं, हम बहुत जीत के निकट हैं, उस स्थिति में इस तरह की बात करना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आचार्य प्रमोद जी, जब आप कहते हैं कि कुछ लोग कांग्रेस में, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम पे बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बजरंग दल को लाने की जो बात की गई है घोषणा पत्र में, उससे साफ तरीके से चुनाव के रुझान में कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा एक डेंट पड़ने वाला है। कई सारे इलाकों में उनको डेंट पड़ने वाला है। देखिए, बजरंग दल सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन वो एक हिंदू संगठन है। तो जब हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं तो ये विषय केवल कर्नाटक का नहीं है, पूरे भारत में फैलेगा। क्योंकि पूरे भारत में जो हिंदू जनमानस है वो बजरंग दल को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। ये बहुत सेंसिटिव इशू आचार्य जी, बड़ा संवेदनशील विषय है। बट आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये करने की कोशिश की? क्योंकि देखिए, घोषणा पत्र को बनाने के पीछे एक बड़े लिंगायत नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके रहने के बावजूद अगर ऐसे चीजें लिखा जाता है घोषणा पत्र में, तो क्या इसका क्या मतलब बनता है? कौन ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी को एक तरह से मदद कर रही है? देखिए, इस समय चुनाव चल रहा है। जब चुनाव चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले खड़गे जी का बयान आया, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बयान दिया है ना, जहरीले सांप वाला, तो उस पर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, वो विवाद समाप्त हो गया। लेकिन वो विवाद जनता ने बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे गले में तो जहरीले सांप वाला जो मामला था वही पड़ा हुआ है। ऐसे में बजरंग दल को छेड़ने की जरूरत क्या थी? जबकि ये बात सच है कि बजरंग दली, हनुमान जी करोड़ों हिंदुओं की आस्था के आधार है, और बजरंग दल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैं बजरंग दल को बजरंग दली से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन क्योंकि जो देश की जनता है वो ऐसा मानती है, खासतौर से हिंदू भाई हमारे मानते हैं कि बजरंग दल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है जिसमें बहुत सी चीजें हैं, उनके इश्यूज हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर हम बैन करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बैन करने जैसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे बीजेपी को कांग्रेस पे हमला करने का मौका मिला। तो मैं कांग्रेस लीडरशिप से आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस विषय पे पुनर्विचार करें। नहीं, जब आप आचार्य जी पुनर्विचार की बात करें, पुनर्विचार करके तो कहीं कुछ फायदा पहुंचने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि माफी मांग लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस पूरे चीज को लेकर? क्योंकि जिस तरह से अब देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़े नेता
भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब आज बजरंग दल को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। माफी मांगना, पुनर्विचार करना, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से आग्रह कर रहा हूँ कि इस विषय पर पुनर्विचार करें। मगर बीजेपी को मौका मिल गया है बजरंग दल पर बैन के बहाने पूरे हिंदुत्व को पोलराइज करने का। बीजेपी इसको बजरंग बली से जोड़ेगी और बजरंग बली का नाम आते ही हिंदू जनमानस, चाहे कोई अमेरिका में रहता है, चाहे कोई यूरोप में रहता है, चाहे भारत के किसी कोने में रहता है, हनुमान जी के बिना हिंदू धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बजरंग दल को बजरंग बली से, हनुमान जी से जोड़ने की जो बात बीजेपी कर रही है उसको तो पॉलिटिकल फायदा उठाना है। तो ये गलती जो हुई है ये कांग्रेस के उन लोगों से हुई है जो घोषणा पत्र बनाने वाले थे, जिन्होंने घोषणा पत्र में ये मेंशन किया। तो इसकी जरूरत क्या थी? अगर आपको बजरंग दल को बैन करना था या बजरंग दल आपको लगता है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख देते। क्योंकि किसी भी संगठन को बैन करना किसी एक राज्य में बैन कैसे हो सकता है? पूरे देश में बैन करिएगा। तो भारत सरकार को एक लेटर लिखा जा सकता था। मुझे लगता है कि ये एक बैठे बिठाए एक बीजेपी को मुद्दा देने वाली बात है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आचार्य जी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आप गांधी परिवार के काफी करीबी माना जाते हैं। क्या आपको लगता है जो घोषणा पत्र में ये लिखा गया है ये गांधी परिवार के लोगों के सहमति के बिना हुआ है? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आए दिन राहुल गांधी लगातार आरएसएस को गाली गलौज करते हैं और उसके बाद आज जो देखा जाता है कि बजरंग दल को लेकर ये लिखा गया। कल शाम को जब हमने डीके शिव कुमार से इंटरव्यू में सवाल किया तो डीके शिव कुमार खुद आरएसएस के गुण गा रहे थे। तो आखिरकार ये हो क्या रहा? आपको लगता है कि गांधी परिवार को ये पता नहीं था कि बजरंग दल के बारे में लिखा जा रहा है? देखिए, आपने 2-3 सवाल किए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात, आरएसएस और बजरंग दल की तुलना नहीं की जा सकती। आरएसएस इज ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बजरंग दल एक धार्मिक एक ऑर्गेनाइजेशन है और बजरंग दल अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर के देश में प्रदर्शन और विरोध और समर्थन करता रहता है। लेकिन मैं बजरंग दल को ये मानता हूँ कि बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है, उत्पाती, जो उत्पात फैलाता है। बट बजरंग दल को मैं आतंकवादी संगठन नहीं मान रहा हूँ। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये, गांधी फैमिली ने तो इतना बड़ा त्याग किया है कि राहुल गांधी को सारी कांग्रेस चाहती थी वो अध्यक्षता स्वीकार कर लें, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार नहीं की। राहुल गांधी ने 3,500 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, कुछ नेताओं ने उल्टे सीधे बयान दिला के उस यात्रा में पलीता लगा दिया। अब प्रियंका गांधी कर्नाटक में जगह जगह जा रही है। प्रियंका गांधी की मेहनत का जितना फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए उतना मिलता, और मुझे लगता है कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उसके रास्ते में बाधा और ये बयान बन रहे हैं जो बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाएं, जो बयान कांग्रेस को नुकसान दें, जो बयान हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें। तो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले बयान क्यों दिए जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है, ये मेरी मांग है कांग्रेस लीडरशिप से। क्योंकि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं को गाली दी जाए, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाली बात को मैनिफेस्टो में शामिल करने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगी है, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट वाज आचार्य Pramod speaking to Republic TV on this entire issue of inclusion of Bajrang Dal in the Congress's manifesto and equating that with the Popular Front of India. That certainly is now causing a lot of heartburn, at least within few members of the Congress party, but at the same time realizing that this is going to have a clear impact on the ground. We're getting some more breaking news here. BJP is all set to plan a Hanuman Puja. Hanuman Puja at 100 locations across the pole-bound state of Karnataka. The Bajrang Dal controversy
The Bajrang Bali controversy is only picking steam here, ladies and gentlemen, ahead of the elections in Karnataka. And the ban Bajrang Dal move by the Congress party, the Bajrang Dal pitch of the Congress party, we are seeing that there's a backlash within the party, and now the controversy has only exploded. The BJP is planning to now plan a puja across 100 locations, and my colleague Aishwarya Kapoor, senior executive, the executive editor for politics, is joining us live on the broadcast for more. Aishwarya, this Bajrang issue, right from Prime Minister's speech to the actions of the cadre, we are seeing that this is only picking steam now as the polling date approaches. That's right, and at this point of time we can confirm that starting from tomorrow early morning, in more than 100 locations across the poll-bound state of Karnataka, the BJP is going to be carrying out the Hanuman Chalisa part across more than 100 locations in the poll-bound state. So very clearly they are not letting this issue of Hanuman and then the Bajrang Dal die down at any point. In fact, they are questioning the Congress leaders. We just had a Congress leader, Acharya Pramod Krishnam, speaking to us live. He is also the political advisor of Priyanka Gandhi Vadra. So when he says or when he is equating Bajrang Dal to a terror outfit, it once again gives a clear indication that what is the thought process of the Congress party on this issue. But the BJP has made it clear that after the Prime Minister raising this issue not once but twice, they are not going to let this issue die down. And this is the last leg before Karnataka goes to polls, and more than 100 locations, and this is just not for one day. This is going to continue for the next couple of days. BJP on 100 locations every day, or basically to be very specific, 118 locations on day one, that is tomorrow. They are going to take out Hanuman Chalisa part across the poll-bound state of Karnataka. So basically giving out a message that they stand with not only Bajrang Dal, with anyone who raises this issue against the Hindu deities. So very clearly BJP making it a political issue now after the Prime Minister raising it, and with more than 100 locations tomorrow itself where Hanuman Chalisa part will be basically taking place across the poll-bound state of Karnataka. Right, Aishwarya, how big a dent this can be for the Congress party ahead of the elections, because we are seeing that, as you clearly pointed out, how it is backfiring the Congress. There is a clear division within the party itself, and now we are also seeing massive protests have broken out across the state of Karnataka, and VHP, Bajrang Dal, and now the BJP itself has announced 100 locations, Hanuman Chalisa chanting in the state of Karnataka. What kind of a boost it could provide to BJP, or it could actually backfire the Congress as far as its prospects are concerned in the state of Karnataka? Well, the issue is BJP is clear, Congress is not. Congress needs to be clear. Either they are with Hanuman Chalisa or they are against Hanuman Chalisa. They are either calling for a ban on Bajrang Dal or they are not. There is no grey. It's either black or it's white, and that's the problem. There is no clarity once again, as always, on all the important issues, and this is happening right prior to Karnataka going to polls. Let there be no doubt about it that Congress is giving a fight to the BJP in this poll-bound state. But then lack of clarity and complete ambiguity. They just don't know what's the stand. Their leadership is divided. Their central leadership does not know what's their stand. And when the central leaders are not aware, how can the state leaders react? And that's the problem. You have one Acharya Pramod Krishnam saying something else. You have another leader from Karnataka completely taking a 180-degree turn and saying completely opposite. So the cadre is once again completely confused. They are not aware what's the stand of the party on this issue. And hence, complete confusion and chaos on such a sensitive issue right prior to elections. So a lack of clarity, lack of leadership is something which once and has been impacting adversely the Congress party to the largest point ever since 2014. And once again we can see right prior to Karnataka state going to polls on this such a sensitive issue of Hanuman Chalisa and then Bajrang Dal. There is no clarity in the Congress party. There is a division on such an issue as well, where the complete Congress party should be standing firm and one. Either they are for or they are against. There is no grey in this, and that's the problem. You know, Aishwarya, we are also being joined by our reporters from Bengaluru, from the ground, and we have Prajwal joining us from Bengaluru. In fact, he had spoken to Bajrang Dal and VHP workers also sometime back, where they said that they are going to stage protests against the Congress by reciting the Hanuman Chalisa tomorrow, that is on Thursday. So, Prajwal, what are the details you're gathering on this campaign that has been launched by Bajrang Dal in Karnataka?
And that the Bajrang Dal unit of the Karnataka state have planned to go across and chant Hanuman Chalisa across all the 224 assembly constituencies in Karnataka, outside all the Ram Mandirs as well as the Hanuman temples as well. They will begin this chanting at 7 p.m. but they also have a protest against the Congress at morning 10 tomorrow, right in front of Hanuman temples too, where they're clearly saying that it should be removed completely. But on the other hand, they have also pointed out to the fact that it is not the state Congress who is against the Bajrang Dal, but it is the role of the National Congress leaders. They refuse to name who the leaders are, but they're clearly indicating to a fact that this order to ban the Bajrang Dal in Karnataka has come in directly from Delhi, and the state leadership of the Congress have nothing to do with it as well. So what are they even trying to indicate? And also Bajrang Dal is, these cadres and workers are actually unhappy with the fact that they have been equated with the PFI, because they state that the PFI is an anti-national organization. They are the ones who are involved in love jihad and illegal conversions as well. Whereas the organization Bajrang Dal itself, they consider, the cadres consider that they are somebody who are working for this nation, and they consider it a pride to go ahead and work for the nation too. So definitely a lot of ideological differences too coming in, and they have also warned the Congress that they would have to go ahead and pay on the 10th of May, because no devotee of Lord Hanuman or Lord Ram will be voting for them. So some massive statements being made by the Bajrang Dal chief of the Bengaluru unit, Mr. Shashi, who spoke to Republic just a few minutes ago. You know, Prajwal, as we continue with this live reporting, we also have parliamentarian Navneet Rana joining us on the phone line right now, and she had spearheaded the campaign in Maharashtra when a similar controversy had broken out in Maharashtra. So let's take her response on it. Navneet Rana, what is your response on this entire Congress manifesto which calls for a ban on Bajrang Dal and the counter protests launched by the BJP and the Bajrang Dal in the state of Karnataka? Your response on it? See, first of all, any goddess, nobody is there who can ban any name given by somebody, some NGOs. And if they are working on that line, and I think this is the first time happening in India, if some bigger party manifesto, they are giving that, if their party comes, they are going to ban some Bajrang Dal people. I think what they are planning to do in India, whether they want the rights should happen in India, they should give a manifesto where they are going to present Karnataka, Bangalore, 4 state, where they are going to bring that state up to, on which mark they want that state. Banning some line or some Bajrang Dal, it is nothing going to happen in Karnataka. So I think whatever BJP is planning to chant Hanumanji's Aarti in 100 places or 200 places, we all are with them. See, anybody who's taking a political line like this, and that to a bigger party like Congress, I don't know whether their brain is gone, they become upset, and because of that they are doing all these things. So I think once this happened in Maharashtra also, Uddhav Thackeray has played the same way. They have worked against this line, so they have lost their government itself in Maharashtra. Same way this is going to happen now. So BJP was ruling, again BJP will rule. Because if you bringing in your manifesto, Congress is bringing manifesto that once they get a government in Karnataka, they are going to ban Hanuman, people who follow Hanumanji. So I think this is all statement and the manifesto, how they are working. I think this is some line they are working on it. I don't think in India, we've got feelings, we believe in God, we work according to our feelings, we've got emotions, we are related to that. And if Congress is doing all these things, they want to make India Pakistan, or they want Pakistani people should come to India. So I think their future planning, it must be like that only. Yes, thank you very much, Navneet Rana, for joining us on this broadcast on Republic TV. And you know what, in fact, we'd spoken to DK Shivkumar, who has been on the campaign trail, and he has also spoken about this issue on the ban Bajrang Dal promise that was mentioned in the Congress manifesto. So let's listen in to what he told Shravan Sen. One particular issue that has now drawn a lot of attention is equating the Bajrang Dal to the Popular Front of India. And Mr. Shivkumar, if I can further elaborate,
the Popular Front of India's that has been banned, it has been upheld by a tribunal. Secondly, you have founding members of the Popular Front of India who are members of SIMI, direct links when it comes to terror activities. As far as Bajrang Dal is concerned, you may be opposing them, but the fact of the matter is that you don't have any such evidence. How can you equate Bajrang Dal and the Popular Front of India? Okay, you have seen our manifesto. Exact line. See, we are trying. Page number 12, exact line I can tell you. Exact line you have seen. Whoever tried to create disturbance in the public on peace, disharmony, communal harmony, action will be taken. As examples have been quoted. Prime Minister is trying to tell Hanuman in what way Hanuman is. See, Hanuman, there are no Rama temples in the country. One or two Dasharatha Maharaja's temple in this country. There is Ram and Ram Bhakt Hanuman because Hanuman is a sevak. Right. So, Bajrang Dal organization is different, Bajrangi is different. Why is tried to disrespect Lord Hanuman? We all respect Hanuman, we all are Hindus. Correct. They are misusing, these Bajrang Dal friends are misusing their power on moral policing, they are harassing people. There are a lot of incidents in Karnataka. All they just try to create lot of law and order in the state, see, you see in Mangalore area, Udupi area and all, no investor has gone there. There was a global investors meet in Karnataka. Because of this type of hatedness, no one, not even a single investment has gone to coastal belt. What more you need? First, let us give them employment. Let us the area development. People are going to Dubai, Saudi, Bangalore, Mumbai. They are just going away because of unemployment. Because of this type of young boys who have been misled by these activists. But the clarification that many would be asking, that are you equating both these organizations, the Popular Front of India and the Bajrang Dal, this when the Kerala High Court has had made adverse remarks as far as the Popular Front of India is concerned? So how can you equate both of them? I'm telling you already, my National General Secretary has communicated to you on the Twitter. He has come out on the comment. I don't want to discuss much on that issue. We also have Aneri joining us live from Bengaluru. Aneri, we've seen this entire controversy playing out over Congress's manifesto promise on a Bajrang Dal, promising to ban Bajrang Dal if voted to power. We had a response coming in from Mallikarjun Kharge as well, where he blamed the media for making this, for sort of, blowing up this issue, is what he said, that media is making it an issue. What is a response that you're gathering from the Congress circles in Bengaluru as far as this backlash on manifesto is concerned? Well, that's right, Sanika. We have been seeing how after the release of Congress manifesto, where they had mentioned the ban of Bajrang Dal as to eliminate hate speeches and such. So that is the reason why we are seeing how the opposition parties, including the BJP and also other political leaders, have been hitting out at the Congress party over all of this going out. And also after all of this, we are seeing that Bajrang Dal and VHP will be staging a protest. As a mark of protest, they will be chanting Hanuman Chalisa, and also at the same time we are seeing that BJP also plans to hold a protest at 100 temples, and that is the reason why we are now, when we talk about the Congress party statement over this whole issue, they say that media is trying to divert the topic. They had not told about anything, but they are saying that do not divert this issue is what, and trying to put forth in a different manner is what the Congress leaders have been saying. But when we talk about the BJP has been hitting out at the Congress party. They say that the Congress party is trying to do religious politics, and that is why we are seeing such statements coming in from Congress party, such promises coming in from Congress party. Whereas Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma very clearly came out and slammed the Congress party. He said that this manifesto of the Congress party is more like a Muslim manifesto and a PFI manifesto. So definitely war of words over
over this ban of Bajrang Dal, which is being put forth by the Congress party into this whole of the issue, as Karnataka goes for polls on the 10th of May, the last leg of the campaigning, extensive campaigning being taken up by all the political parties. Yes, and Aneri, what is now very visible is that this issue of ban, that Congress seeking ban on Bajrang Dal seems to have become the #1 poll issue, #1 controversy in the poll-bound state of Karnataka. BJP President JP Nadda, while on campaign trail, also spoke on the same issue. Let's listen in to what he told Republic TV. नड्डा जी, हम लगातार देख रहे हैं रोड शो, हजारों हजार की संख्या जुट रही है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार कर्नाटक में? कर्नाटक की जनता ने एक तरफा बीजेपी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सर, नेगेटिव कैंपेनिंग बहुत हो रही है। आपने देखा जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। वो किसी की नहीं है, वो वोट के खातिर कुछ भी कर सकती है, समाज को बांट सकती है, देश को बांट सकती है। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और देश को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है। उनका लक्ष्य है वोट के खातिर कुछ भी हो जाए, सब चलेगा। सर, आखिरी सवाल, आपने यूसीसी की बात करी, कॉमन सिविल कोड की बात की, आरक्षण का मसला जो है वो कहते हैं कि हम आए तो हम वापस देंगे। तो कांग्रेस है वो ये कह रही कि जिस आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं विशेष वर्ग को, हम मुस्लिमों को वो आरक्षण देंगे। ऐसा है कि रिलीजियस आधार पर आरक्षण देना ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप में आर्टिकल 44 में लिखा है कि रिलीजियस आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा पहले से मानसिक दिवालियेपन से गुजरी है। इनको संविधान से मतलब ही कोई नहीं है, न संविधान का आदर है, न संविधान पढ़ते हैं। ये पढ़ते लिखते भी नहीं है, तो ये लोगों को बरगलाते हैं। किसका आरक्षण लोगे? लिंगायत का लोगे, वोकालिंगा का लोगे, एससी का लोगे, एसटी का लोगे, किसका आरक्षण लोगे? इनको ये समझ में नहीं आता है। ये बेचारे मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहे हैं। So that was a statement coming in from BJP President JP Nadda. Some Congress leaders also questioning this manifesto. This is becoming a #1 poll issue in Karnataka, and we will keep a close watch as this controversy pans out, with Bajrang Dal, VHP and BJP planning massive counter protests against Congress's manifesto. For now, we're heading into a short break. And after the break, we'll also get you details of the meeting that was held between NCP leaders after Pawar announced his resignation. Also, Centre has agreed to set up a panel to look into the issues faced by LGBTQ community. Amity faculty have filed over 1,800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं। भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। इतना बड़ा काम ऐसे नहीं हुआ है, तो इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई।
You're now a part of the Narendra Modi-led present-day government. How do you see the different styles of functioning? And do you think that the style of governance is what leads us to this track on transformation? The capability, expert. Cutting across to these pictures that we've received of Prime Minister Modi meeting Tulsi Gowda and Sukri Gowda, who are Padma recipients from Karnataka. So Prime Minister Modi met these two Padma recipients while on his campaign trail. He was campaigning in Ankola just a few minutes back, and he's headed for another campaign in Karnataka. While on campaign trail, he met these two tribal activists in Karnataka. In fact, Sukri Gowda and Tulsi Gowda is known as the encyclopedia of forest for her vast knowledge of plants and herbs. We have Aishwarya joining us live to give us more details about this meeting that has taken place. Aishwarya, we see a very people-to-people connect of Prime Minister Modi while he is on a campaign trail in Karnataka. Absolutely, Sanika. It's very most correct. You can see the Prime Minister literally bending out of respect towards these two elderly tribal activists, as you said, Padma recipients, and they also blessing the Prime Minister. So this has nothing to do with politics. We have been clearly told that the Prime Minister was in Ankola, as you said, and these two elderly tribal activists who have been working throughout their life for the basic needs, and their demand have been very basic for the tribals and for the people of their. Yeah, we just lost that line with Aishwarya, but these are the latest pictures that we're getting while Prime Minister Modi was on his campaign trail, where he met Padma recipients Tulsi Gowda and Sukri Gowda. We're heading into a break right now. After the break, we'll get details of top NCP leaders who were in a huddle to decide who would be the next chief of the party. Also coming up after the break, Centre has agreed to set up a panel to look into the issues faced by the LGBTQ community. में जब मैं देशवासियों कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? 5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Mr. Vaishnav, how soon can we change all the trains in the country? Why do we need bullet trains? Why do we need fast trains at all? That's a transformation. So from tinkering to transformation, tell me what really has changed and what is changing. Today, Railway's thought process, Railway's mindset is only and only about performance, only and only about meeting people's expectations, only and only about transforming the economy. Our Prime Minister really thinks that India will become a superpower, and he believes that if we lay the foundation right, then the country will be in the right direction. हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। These latest pictures are coming in from the YB Chavan Center in South Mumbai, where Sharad Pawar, NCP chief Sharad Pawar has left the centre and heading towards his residence in
at Silver Oak is what we are getting to know. In fact, just a few hours back, we had him holding meetings with different leaders and workers of the NCP. Alicia is joining us live from the location. Alicia, what is the latest that you're getting from the NCP camp? Leaders of the NCP, senior leaders of the and the other leaders of the NCP, senior leaders of the NCP who have left from YB Chavan, and now they are heading towards Silver Oak, which is an official resident of Sharad Pawar, and there is going to be a meeting that is going to commence at around 5 p.m. because the meeting that was postponed for around, which was supposed to happen today but now has been postponed for 5 p.m. because NCP State President Jayant Patil, who was not present in the city, which is why now Jayant Patil, who is traveling from Pune to Mumbai, and there is going to be a very important meeting that is going to be commenced in Silver Oak, where all the senior leaders, including Ajit Pawar, Supriya Sule, Praful Patel, and all the NCP leaders who are going to be present in the same meeting, will see. And there are more other leaders who are still present, and they are about to leave from YB Chavan, and from here they will be heading to Silver Oak for an important meeting that has been called by Sharad Pawar, and there could be some of the important decision that will be taken, because as of now we know that no decision has been taken, no committee meeting has been taken place, and those committee meeting is going to happen tomorrow is what have been said, because NCP State President Jayant Patil, who was not present in the city, which is why there was no meeting of the committee happened. But yes, the important meeting over the decision who will be the next NCP leader is going to be decided, and the meeting that is going to happen in Silver Oak is going to be commenced at 5 p.m. Continuously rolling on this big story. We'll give you more updates, but slipping to a short break right now. Stay tuned to Republic TV. जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। You're now a part of the Narendra Modi-led present-day government. How do you see the different styles of functioning? And do you think that the style of governance is what leads us to this track on transformation? The capability, expertise, and the attention to detail, that insistence has been there with Prime Minister Modi. In 9 years, खुलासा करू इच्छितो की न बैठक झाली, न कुठला निर्णय झाला, न पवार साहेबांनी काही त्यांच्या स्वतःचा जे काल घेतलेला निर्णय आहे त्यांना कुठलाही म्हणजे आज काही वापस घेण्याचा कुठेही विचार केलेला आहे। आम्ही काल त्यांना विनंती केल्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं होता 2 दिवस 3 दिवस मला विचार करू द्या। अजूनही त्यांनी कुठलाही त्यांच्या मनात काय आहे स्पष्टीकरण कोणाला केलेला नाही। म्हणून माझ्या आपल्या माध्यमातून सर्वांना एकच विनंती आहे की स्पेक्युलेशन नको, अफवा नको,
शांततेने पवार साहेबांना विचार करू द्या. आजचा दिवस जाऊ द्या, उद्या एखाद्या वेळा परत आम्ही लोक त्यांना भेटायचा प्रयत्न करू आणि नंतर जे काय असेल त्याच्या म्हणजे जे काय असेल अधिकृतपणे आम्हीच तुम्हाला सांगू. हे स्पेक्युलेशन करण्याचा काय अर्थ नाही आहे. मीटिंगचा काय असेल तर अधिकृत मीटिंग असेल तर आम्हीच तुम्हाला सूचना करू की आज आम्ही मीटिंग बोलवली आहे, अमुकांना बोलवलेलं आहे, या कामाकरता बोलवलेलं आहे, हा निर्णयासाठी आम्ही बोलवलेला आहे. आता हा विषयावर किमान कोणी आता काही यामध्ये चर्चा करू नये, कुठलाही स्पेक्युलेशन करू नये अशी माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. अध्यक्षपदावर नाव आले अशी चर्चा सुरू असं आहे की हे सगळं म्हणजे स्पेक्युलेटिव्ह आहे. म्हणजे कोणी काही सूचना केली, मी आज बघत होतो भुजबळ साहेबांनी त्यांच्या अभिप्राय तिथे व्यक्त केला एखादा चॅनलच्या समोर आणि ते सगळ्यांनी म्हणजे ते ब्रेकिंग न्यूज म्हणून असंच होणार, आत्ताच त्यांच्या नावाचा शिक्कामोर्तब होणार, आजच त्यांची घोषणा होणार, हे अजिबात म्हणजे चुकीची बाब आहे. कोणी म्हणजे माझ्या व्यक्तिगत मत मी इथे मांडू शकतो, पण जेव्हा पक्षाचा एक अधिकृत व्यक्ती म्हणून मी आज तुमच्या समोर इथे बसून बोलत आहे, मी तुम्हाला अधिकृत सांगू शकतो की न पक्षाची कुठली बैठक झाली आहे न कुठला निर्णय झाला. बैठक जेव्हा होईल मीच निमंत्रक राहणार आहे, म्हणून मीच तुम्हाला अधिकृत सांगू शकतो. दुसरा कोणी तुम्हाला सांगू शकत नाही की बैठक कधी आणि कुठे आहे. म्हणून मीच निमंत्रक राहणार आहे, म्हणून तुम्हाला विनंती करतो की स्पेक्युलेशन नको. असं आहे, काल साधारण आम्ही 2-3 दिवस सांगितलं होतं, पवार साहेबांनी सांगितलं होतं म्हणून आम्ही तुम्हाला सूचना केली होती. आता जाऊ द्या ना, दुसराच दिवस आहे, एकाच दिवस थांबलं, आजचा दिवस तर काय बिघडते. शरद पवार ने जो डिसीजन लिया आपने कन्विंस करने की कोशिश की, क्या शरद पवार जी अपने डिसीजन से बैकआउट हो रहे हैं? आपको इतने दिन से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 24 घंटे से? देखिए, माननीय शरद पवार जी को कल सभी ने, आप सभी लोगों के कल, क्योंकि जो भी उन्होंने घोषणा की, जितना आप लोगों को मालूम था उसी वक्त हमको मालूम पड़ा. कोई ऐसा नहीं था कि हमको कोई पहले पूर्व सूचना थी, और उस वजह से हम सभी लोग, मैंने कल ही कहा, बहुतों ने कहा कि हम लोग स्तब्ध रह गए कि अचानक ये क्या, मतलब इस तरह की घोषणा पवार साहब ने की है. स्वाभाविक है, आपने भी देखा पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, नेता, MLA, MPs सभी ने इस विषय पर पवार साहब को कल काफ़ी आग्रह किया, हमने भी किया, सभी ने किया. अब उनका जो भी, उनकी मानसिकता जो भी वजह से थी, उन्होंने बार बार कहा की भाई हम भी चाहते की कोई जनरेशनल चेंज होना चाहिए. मागे त्यांनी सांगितलं होतं भाकरी फिरवली पाहिजे. आता आम्ही त्यावेळी आम्हालाही हमको भी नहीं समझ में आया कि भाई रोटी को तवे पे उल्टा करना है, तो उसका मतलब क्या था. हो सकता है उनके मन में हो कि भाई एक जनरेशन का एक बदलाव आना चाहिए, एक नई पीढ़ी सामने आना चाहिए, ये उनके मन में हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे मन में ये बात है. किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की. अब स्वाभाविक है, इतने बड़े नेता, वो भी कोई साधारण कोई नेता नहीं, दिग्गज नेता है, देश के माने हुए जाने हुए नेता है, कद्दावर नेता है. आज उनकी कोई बात को, उनकी कोई वाणी को हम ऐसे ही कहे कि भाई आपने कुछ बोला और कल बदल दो. हो सकता है उनके मन में कुछ विचार करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा हो, तो हमने वो वक्त देना चाहिए. इसलिए आज भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे बड़े, आपने देखा होगा, उत्सुकता के साथ चाहते थे कि पवार साहब ने अपना राजीनामा वापस लेना चाहिए. लेकिन बात यही है कि हमने भी आज, मैंने भी, और अजीत पवार थे, सुप्रिया सुले थी, छगन भुजबल भी आए, बाकी के सभी हमारे मान्यवर बहुत सारे नेता आए, और ये सब बातों को लेकर हमने आज फिर भी कोशिश की बात करने की. चाको जी हमारे केरल से भी आए थे, बाकी भी और हमारे पदाधिकारी इधर उधर से आए थे, बाहर के राज्यों से. तो हमने ये कोशिश किया है कि पवार साहब से गुजारिश की, विनंती की. अब उन्होंने फिर भी, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन का वक्त हमने देना चाहिए, इसलिए अब आज इस पूरी गतिविधि को यहीं हम विराम देते हैं. कल जो भी कुछ होगा हम आपके सामने
खुलासा तो करू द्या. अरे खुलासा तो करू द्या मला. जयंत पाटलांच्या विषयी हिंदी आणि मराठी दोन्हीमध्ये करतो. जयंत पाटलांचा कुठलाही नाराजीचा सूर नाही आहे. काल तुम्ही स्वतःनी त्यांना किती भावनिक होते ते तुम्ही पाहिलंय. त्यांचे काय उद्गार होते ते पण तुम्ही ऐकले आहे. काही कोणाची नाराजी नाही आहे. आज त्यांच्या कारखान्याची काही एक मीटिंग होती पुण्यामध्ये म्हणून ते पुण्याला त्या मीटिंगसाठी गेले होते आणि आता संध्याकाळी परतणार आहे. आज कुठली मीटिंग नव्हती म्हणून त्यांना सूचना करायच्या म्हणजे मी आलो, मी स्वेच्छाने आलो. कारण ठीक आहे साहेबांनी एवढा मोठा निर्णय केल्यानंतर आम्ही मुंबईला असताना की आम्ही साहजिक आहे की आम्ही साहेबांच्या बरोबर राहावं. आम्हाला पण उत्सुकता आहे की साहेबांनी लवकर काहीतरी म्हणजे या निर्णयामध्ये आमच्यासारखा मनासारखा निर्णय घ्यावा. शरद पवार बाकीचे लोक जे होते आले आणि जयंत आणि अरे असं आहे की राजीनामा कोणी देऊ नये ही मी पण पक्षाच्या वतीनं एक अधिकृत व्यक्ती मी म्हणतोय की पक्षामध्ये सगळ्यांना म्हणजे महाराष्ट्राचे किंवा बाहेरचे कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांनी हे राजीनामा देऊ नये. जे काय आहे आम्ही सगळेच त्यांच्या मनासारखा आमचा प्रयत्न सेमच आहे. आम्ही राजीनामा मागास घ्यावा. सगळ्या कार्यकर्त्यांना की आपण पवित्र भूमि को मैं वंदन करता हूं. कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपका उत्साह उमंग अद्भुत है. आपका जोश अभूतपूर्व है. मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया और कार्यक्रमों में जरा देरी हो गई और लोगों का उत्साह इतना है कि जरा जल्दी निकल भी नहीं पाते हैं. मैं फिर से एक बार आप सबकी क्षमा मांगते हुए भाइयों बहनों मैंने कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन में कई स्थानों पर जाने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि इस बार कर्नाटका ने पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की स्थिर सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है. चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, शहर हो, गांव हो, चारों तरफ उत्साह, उमंग, जोश और एक ही नारा, एक ही मंत्र, एक ही आवाज सुनाई देती है. ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा. सहोदर सहोदरियरे, अब कर्नाटका में वोटिंग के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है. अगले बुधवार को तो आप कर्नाटक का भविष्य तय कर लेंगे. कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार की वापसी का शंखनाद कर चुकी है. कर्नाटका की जनता इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देने का निर्णय कर चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है गरीब का विश्वास, मध्यम वर्ग का विश्वास, नौजवानों का, महिलाओं का विश्वास,
जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े, हमारे आदिवासी साथी, उनका पहली बार किसी पार्टी पर इतना विश्वास हुआ है। कर्नाटका के करीब करीब हर परिवार को डबल इंजन सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। जिन तक कभी सरकारी मदद पहुंचती तक नहीं थी, उनको भी पहली बार मदद मिल रही है। बंधु भगिनीयरे, बीजेपी पर विश्वास का एक और बड़ा कारण है, कर्नाटका के हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ अभूतपूर्व काम, तेज गति से हुआ काम, जहां कभी रेल और रोड तक बदहाल स्थिति में थी, वहां अब एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। बीजेपी के पास कर्नाटका को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए भविष्य का रोड मैप है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, क्या कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटका नंबर 1 हो, ये आप चाहते हैं? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? घर घर जाकर के लोगों में विश्वास पहुंचाइए कि बीजेपी को वोट मतलब कर्नाटका का नंबर 1 बनना तय। स्नेहितरे, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो, तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। इसी शॉर्टकट गवर्नेंस इसने देश में वोट बैंक की खराब राजनीति को जन्म दिया है। जब कोई शॉर्टकट पॉलिटिक्स करता है तो कांग्रेस की तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाज को बांट दो, समाज के टुकड़े टुकड़े कर दो, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, गांव वालों को शहर से लड़ाओ, अगड़ों को पिछड़े से लड़ाओ, पंथ के नाम पर बांटना, संप्रदायवाद का जुनून फैलाना। भाइयों बहनों, ये विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इससे विकास नहीं होता है। ऐसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स से कांग्रेस को, जेडीएस को थोड़ा बहुत लाभ पहले हुआ होगा, लेकिन ये 21वीं सदी है। जो नौजवान 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो नौजवान अपने भविष्य को शॉर्टकट वालों के हाथ छोड़ करके कट शॉर्ट होना नहीं चाहता है। इसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स की वजह से आजादी के इतने वर्षों बाद भी हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी।
करोड़ों भारतीयों के सिर पर पक्की छत नहीं, करोड़ों लोगों के पास बैंक खाते नहीं, लाखों घरों में नल से जल की सुविधा नहीं। सहोदरा सहोदरियों रे, शॉर्टकट गवर्नेंस की वजह से विकास में भी अपना पराया, मेरा तेरा, इस जाति का उस जाति का भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं होता है, और फिर बीच में से मलाई खा लेने की। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के विजन से शॉर्टकट गवर्नेंस की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी योजना होगी वो सबके लिए होगी, सबको उनका लाभ मिलेगा। शॉर्टकट गवर्नेंस की प्रैक्टिस करने वालों को भी कभी रीजनल इम्बैलेंस की भी परवाह नहीं थी। एक ही राज्य का एक हिस्सा बहुत विकसित होता था, जबकि दूसरा हिस्सा पिछड़ा रह जाता था। और ये हमने कर्नाटका में भी देखा। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला योजना लेकर आए। इतना ही नहीं, हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर भी काम कर रहे हैं। अब बीजेपी कर्नाटका भी संतुलित विकास पर बल दे रही है। बंधु भगिनी, आज मैं कर्नाटका के लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, एकजुटता ही कर्नाटका के विकास का सबसे बड़ा सूत्र है। आज कर्नाटका के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही है, आज जिस तरह कर्नाटका की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह कांग्रेस ने तुष्टीकरण को अपने सबसे बड़ा आधार बना दिया है, कर्नाटका के लोगों को इससे बहुत सतर्क रहना है। आप लोगों की एकजुटता ही कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों को परास्त करेगी। स्नेहितरे, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक है। बीजेपी के संस्कार आपके सेवक की तरह काम करने के हैं। मैं भी कर्नाटका के लोगों के सेवक की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन कर्नाटक की जनता देख रही है कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही दिल्ली के उनके शाही परिवार के प्रति है। दिल्ली में बैठा शाही परिवार अपने रिमोट से यहां के नेताओं को कंट्रोल करके रखता है, और जेडीएस तो है ही एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जेडीएस की जवाबदेही उसके मालिक परिवार के प्रति ही है, लेकिन मोदी के लिए, बीजेपी के लिए तो कर्नाटका का हर परिवार ही अपना परिवार है। आप ही मेरे परिवारजन हैं। आपका सुख, आपका दुख, ये मेरा परिवार है। हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति है। सहोदर सहोदरियों रे, कांग्रेस और जेडीएस में एक परिवार की पार्टी होने के अलावा एक और समानता भी है।
उन्हें हर जगह नकार दिया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अब देश के सिर्फ 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में। इसी तरह 2018 में यहां जो चुनाव हुआ, जीतने वाले जेडीएस के करीब आधे विधायक सिर्फ 3 जिलों से ही आते हैं। और अब इन 3 राज्यों और 3 जिलों के लोगों ने भी इन दोनों पार्टियों से मुक्ति पाने का मन बना लिया है। लोग ये समझ चुके हैं कि डूबते हुए जहाज कर्नाटका का, इन क्षेत्रों का, दूर दराज के इलाकों का, आदिवासी विस्तारों का, कोस्टलाइन का, गरीब का, नौजवानों का, किसान का भविष्य बना नहीं सकते। जो खुद का भविष्य नहीं बना सकते, वो आपका भविष्य क्या बनाएंगे? बंधु भगिनियरे, बीजेपी को कैसे कर्नाटका के हर परिवार की चिंता है, यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ भाषण नहीं है। हमारे एक एक निर्णय को तलाश करके देख लीजिए, तराजू में तौल करके देख लीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, आपके भलाई के लिए काम करते हैं। देश में कांग्रेस की सरकारें इतने वर्षों तक रही है। सरकारी सेवाओं के अधिकतर एग्जाम याद करिए, सरकारी सेवाओं के एग्जाम्स या तो हिंदी में होते थे या अंग्रेजी में होते थे। गांव में गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों का बेटा बेटी जो कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा है, जो मराठी मीडियम में पढ़ा है, उसके लिए तो ये बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस जेडीएस ने कभी इस चुनौती का समाधान नहीं किया। आपने बीजेपी सरकार बनाई तो आपको परिणाम मिला। आज मेडिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई से लेकर केंद्रीय बलों में भर्ती की परीक्षाएं भी स्थानीय भाषाओं में होना शुरू हुआ है। चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो, इसका विकल्प आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। क्यों? हम आपके लिए जीते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं, हम आपके बच्चों के लिए सोचते हैं। स्नेहितरे, जिसके लिए अपने परिवार का गौरवगान ही एकमात्र एजेंडा हो, वो सामान्य परिवारों के बलिदानों, उनके दुख सुख की चिंता नहीं कर सकता। इसलिए वो वीर सावरकर को बार बार गाली देते हैं। आए दिन स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जी को उनके विरुद्ध झूठ फैलाते हैं। बाबा साहब आंबेडकर जब जीवित थे तब डगर डगर उनका अपमान किया। बार बार जहां मौका मिला बाबा साहब आंबेडकर जी को अपमानित किया। इतना ही नहीं, हमारे कर्नाटका के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पाटिल जी हो, एस निजलिंगप्पा जी हो, उनको भी इसी मानसिकता से अपमानित किया गया। सहोदर सहोदरियों, कित्तूर कर्नाटका ने तो देश को नारी शक्ति का सामर्थ्य दिखाया है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का शौर्य हम सब जानते हैं। जब तक देश में कांग्रेस थी तब तक
भारत की सेना, नेवी, एयरफोर्स में बेटियों की एंट्री या तो बंद थी या बहुत ही सीमित भूमिका थी। आज हमारी सरकार ने सेनाओं में हमारी बेटियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। सैनिक स्कूलों और मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों को भी बेटियों के लिए खोल दिया गया है। और अब तो बेलगावी में सांगोली रायन्ना सैनिक स्कूल भी बनकर तैयार हो चुका है। बंधु भगिनीरे, जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना हो, जब जनता का विश्वास ना हो, तब झूठ बोलना कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। यहां जो मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको मैं जरा पुरानी कुछ चीजें याद करना चाहता हूं। उनके लिए सारी बातें नहीं होगी। उनको पता चलेगा कि आपके माता पिता को कैसी मुसीबतों से गुजरना पड़ा इनके कारण। आपके माता पिता को जो मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मेरे नौजवानों, आपको वैसी जिंदगी जीनी न पड़े, इसलिए मोदी अपने आप को खपा रहा है। अब देखिए क्या हुआ था 2009 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस ने देश को गारंटी दी थी कि वो 3 वर्षों में देश भर के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ेगी। इस गारंटी का क्या हुआ? 3 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान को ब्रॉडबैंड गारंटी दी थी उन्होंने। ये जो गारंटी के भाषण झाड़ रहे हैं ना, उनकी बात बताता हूं मैं। 3 वर्षों में कांग्रेस ने सिर्फ, आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 100 से भी कम ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचा पाई। ये इनकी गारंटी। ये अपनी गारंटी पर ऐसे ही काम करने के आदी है। बोलना बहुत कुछ, करना कुछ नहीं। स्नेहितरे, बीजेपी संकल्प लेकर सिद्धि में जुड़ जाती है। आज देश के उन्होंने 100 से भी कम गांव किए थे। हमने आकर के 2 लाख से अधिक गांवों पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचा चुके हैं। अब मुझे बताइए मेरे नौजवानों, ये 100 गांवों तक पहुंचने वाले चाहिए कि 2 लाख गांवों तक पहुंचने वाले चाहिए? आपको 2 लाख वाले चाहिए ना? 2 लाख गांवों तक काम करने वाले चाहिए ना? ये 100 गांव में जाने वाले लोग अब कर्नाटका का क्या भला करेंगे भाई? ये थके हारे लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। यही नहीं, आज डिजिटल इंडिया की जो ताकत बनी है, उसका मुकाबला करने में दुनिया के विकसित से विकसित देश भी आज भारत से बहुत पीछे रह गए हैं। आज गांव-गांव में सरकारी योजनाएं फोन पर ही उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया से हम हर सुविधा आपके दरवाजे, आपके फोन पर लाए हैं। डिजिटल इंडिया से खेती करना भी आसान हो रहा है और गांवों में घर बैठे बैठे बेहतर पढ़ाई की सुविधा भी संभव हुई है। गारंटी के नाम पर धोखा दिया कांग्रेस ने और काम किया। आकर के 2 गारंटी वो दे के गए, काम किसने किया? बीजेपी ने आकर के काम किया। भाई और बहनों, ऐसी दूसरी गारंटी की जरा मैं बात करता हूं। कांग्रेस ने 2004 में, आज से करीब 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, 2004 में बिजली को लेकर के उन्होंने ऐसी गारंटी दी थी। कांग्रेस ने कहा था
कि 3-4 साल में देश के हर घर को बिजली देंगे, लेकिन 2014 में यानी 10 वर्ष बाद भी जब मैं दिल्ली में आपने मुझे पहुंचाया तो मैंने देखा 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी। अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर परिवार अधिकतर SC, ST, OBC समाज के लोगों के थे। बीजेपी सरकार ने सौभाग्य योजना का संकल्प लिया और बहुत कम समय के भीतर देश के हर परिवार को बिजली कनेक्शन दे दिया। दोस्तों, बेलगावी जिले के भी करीब 40,000 परिवारों को भी इसका लाभ मिला। आपको भी आश्चर्य होगा, ये बेलगावी जिले में 40,000 परिवार ऐसे थे 2014 के पहले इनके पास बिजली नहीं थी। दोस्तों, ये मोदी ने आकर के काम किया है। स्नेहितरे, हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल देते हैं। आप याद कीजिए, रेल कनेक्टिविटी के अभाव में यहां कितना लंबा रूट आपको लेना पड़ता है। सालों साल से जो आपकी डिमांड रही है उसे अब डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। मैं कुछ दिन पहले बेलगावी आया था तो अनेक रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया था। बेलगावी में आधुनिक रेलवे स्टेशन बनने से सुविधा भी बढ़ी है और गर्व की अनुभूति भी हो रही है। आप आज देखिए, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म में से एक आज हुबली में बना है। जब ऐसी कनेक्टिविटी होती है तब खेती हो या उद्योग, सबको लाभ होता है। स्नेहितरे, कांग्रेस और जेडीएस की सरकारों ने किसानों की समस्याओं को भी हमेशा लटकाए रखा है। कांग्रेस के शासन में गन्ना किसानों का बकाया एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसके स्थायी समाधान पर भी काम किया। बीते 9 वर्षों में हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने पर बहुत अधिक बल दिया। कांग्रेस के पास इसको लेकर ना तो सोच थी ना ही इसके लिए सही नीयत थी। साल 2004 में कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, लेकिन 10 वर्षों में ये 3% से ज्यादा नहीं कर पाए। 5 का लक्ष्य रखा था, वो भी नहीं कर पाए। 3 पर आकर के उनका काम अटक गया। जबकि बीजेपी सरकार ने आपने इस सेवक को काम दिया, 10% ब्लेंडिंग का टारगेट भी समय से पहला पूरा करके दिखाया। अब बीजेपी सरकार 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। सहोदर सहोदरियों, ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है गन्ना किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, गन्ना किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। ज्यादा फसल होगी तो भी नुकसान नहीं होगा, कम फसल होगी तो भी नुकसान नहीं होगा। 2013-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण गन्ना कोऑपरेटिव्स पर बहुत अधिक दबाव आ गया था। इस वर्ष के बजट में इसके लिए भी हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। गन्ना किसानों को
एफआरपी में भी डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। पिछले 9 वर्षों में एफआरपी में हमने 900 रुपये प्रति मैट्रिक टन की बढ़ोतरी की है। इसमें कर्नाटका की बीजेपी सरकार 100 रुपये और जोड़ करके दे रही है। सहोदर सहोदरियों रे, जिन कामों को कांग्रेस ने छोटा समझकर उसकी तरफ देखा भी नहीं, बीजेपी सरकार ने उन्हीं कामों पर बल दिया। जैसे यहां कर्नाटका में अमृत स्वाभिमानी कुरुगाई योजना ने, उसकी बहुत चर्चा है। इसके तहत भेड़ बकरियों के लिए हमारे कुर्बा परिवारों की मदद की जा रही है। आज देश में पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, उससे भी इन साथियों का लाभ हुआ। देश में पहली बार छोटे किसानों को सीधे बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है। बेलगावी के लाखों किसानों के बैंक खाते में लगभग 1300 करोड़ रुपए पहुंच चुके। एक जिले में 1300 करोड़ रुपए, और दिल्ली से 1 रुपया निकलता है ना, पूरे के पूरे 100 पैसे उसे खाते में जमा होते हैं। बीच में कोई पंजा हाथ नहीं मार सकता है। कार्मिक, श्रमिक, ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविधा भी मिली है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो फुटपाथ पर दुकान लगा करके खड़े रहते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। इससे भी कर्नाटका के लाखों साथियों को मदद मिली। हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालिगा, शिल्पी, गारे केल सदवा, बड़गी जैसे साथियों के लिए भी हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। बंधु भगिनी रहे, मुद्रा योजना ने तो देश में छोटे उद्यमों के रूप में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है। कर्नाटका इसके सबसे बड़े लाभार्थी राज्यों में से एक है। यही बेलगावी जिले में हजारों लोगों को बिना बैंक गारंटी मुद्रा लोन दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर मेरी माताओं बहनों ने लिए हैं, स्वरोजगार शुरू किए हैं। सहोदर सहोदरियों रे, गरीब कल्याण रोजगार, स्वरोजगार से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ही काम कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगा। इसलिए अब कांग्रेस का रिवर्स गियर नहीं चाहिए, डबल इंजन की स्पीड ही चाहिए। और इसलिए घर घर एक बात पहुंचानी है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। भाइयों बहनों, 1 सप्ताह बाकी है। घर घर जाएंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए। घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतने का काम करेंगे। एक एक पोलिंग बूथ जीतेगा, एक भी पोलिंग बूथ हारेंगे नहीं ना। हर पोलिंग बूथ हमारा चुनाव जीतने का बहुत बड़ा किला है। उस किले को जीतेंगे ना, पक्का जीतेंगे। हर परिवार में जाएंगे, मतदान करवाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? करेंगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? चुनाव में तो करेंगे, लेकिन मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत जब बताओ तो मैं भरोसा लेके जाऊं। ये चुनाव का काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। करोगे? अगर आप करने वाले हैं तो अपना मोबाइल निकालिए और अपने मोबाइल की जरा फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे बताइए। मैं देखता हूं कहां कहां लाइट हो रही है। सबकी लाइट जलनी चाहिए। वाह, शाबाश।
हर एक की फ्लैश लाइट जले। मुझे बताइए, आप लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे? अच्छा, मैं एक काम बताता हूं, करोगे? करोगे? देखिए, घर घर जाकर के कहना कि मोदी जी बेलगावी आए थे। सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। घर घर जाकर के मेरा एक काम करना है, जाकर के कहिए मोदी जी बेलगावी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, मोदी जी ने प्रणाम भेजा है। इतना कर दोगे? हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? जब इन सबको आप मेरा प्रणाम कहोगे ना, तो सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब सब लोग आशीर्वाद देते हैं तो मेरी ताकत काम करने के लिए और बढ़ जाती है। मैं थकता नहीं हूं, दौड़ता हूं, आपके लिए दौड़ता हूं। तो जाओगे ना, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे ना, घर घर जाओगे? बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi, their campaigning in Belagavi, ended his election rally in Belagavi with the Bajrang Bali ki Jai chants, the issue that is dominating Karnataka election campaign in the last couple of days is that of Congress demanding a ban on a Bajrang Dal, Congress calling for a ban on Bajrang Dal in their election manifesto. Prime Minister Modi raising Bajrang Bali chants in his campaigns, in the campaigns that have taken place in the last 2 days in Karnataka. We're heading into a short break right now. After the break, we'll get more news and updates from the poll-bound state of Karnataka. दो 2016 में जब मैं देशवासियों से कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? फाइव जी का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Mr. Vaishnav, how soon can we change all the trains in the country? Why do we need bullet trains? Why do we need fast trains at all? That's a transformation. So from tinkering to transformation, tell me what really has changed and what is changing. Today, Railway's thought process, Railway's mindset is only and only about performance, only and only about meeting people's expectations, only and only about transforming the economy. Our Prime Minister really thinks that India will become a superpower, and he believes that if we lay the foundation right, then the country will be in the right direction. हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन
मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। Shobha Karandlaje of the BJP has arrived at the Election Commission. She is going to file a complaint against Congress, is what we are getting to know. We have these latest pictures, in fact, coming in from Bengaluru, where Shobha Karandlaje, Union Minister, is heading towards the Election Commission to file a complaint against the Congress. Prajwal is joining us live on this broadcast. Prajwal, if you can share more details on the complaint that is being filed by the BJP against Congress. Is this in connection with the Congress demand on Bajrang Dal? Is that the issue that the BJP is now raising with the Election Commission? Okay, we seem to have lost that connection, but we will get Prajwal back on the phone line to give us more details about the complaint that the BJP is filing against Congress at the Election Commission. Shobha Karandlaje of the BJP Union Minister is, we can see those pictures of her going to the Election Commission. Prajwal is joining us live. Prajwal, what are the details that you can share with our viewers? What is this complaint regarding? Is this on the Congress manifesto, which mentions that they would ban Bajrang Dal if they are voted to power? Sanika, right now we just need to wait for the Union Minister Shobha Karandlaje to come here and just given a clarification on what it is, because she stated that it is a complaint against the Congress, but with what respect is still not known, because we know for a fact that there were complaints also lodged by the BJP against the Congress at the Election Commission. We are right now here at the State Election Commission's office as well, and we are still waiting for the Union Minister to go ahead and given an official response to, but we need to wait and watch out for. But likely from what we get to understand today, the BJP has now and again been stressing on the fact that because of the Bajrang Dal issue, which was mentioned in the Congress manifesto, there has been a lot of unrest which has been created, with many of the Bajrang Dal cadres also going ahead and protesting too. And this is something which we need to go ahead and understand as to why she's come in here, or is she complaining against the Congress for creating some sort of unrest? That needs to be seen at this point of time, and we will shortly wait in now. She's just gone inside. She will be meeting the state election officer over there. We can clearly see these visuals. We can clearly see these visuals there. So she's still waiting for the state election chief to come in there and then finally go ahead and lodge the complaint too. So these are the latest details and these exclusive visuals we are getting in from the Election Commission office. Yes, thank you very much, Prajwal. We will keep a close watch on the developments that are taking place in Bengaluru as far as BJP's complaint to the EC is concerned. We're heading into a short break right now. After the break, more news and updates continue from the poll-bound state of Karnataka. जुट होकर Prime Minister is slamming Congress for links with the SDPI, says big focus, Congress is only focusing on terror appeasement.
जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है, वो ग्लोबली जा रहे हैं, भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए, अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है, डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। You're now a part of the Narendra Modi-led present-day government. How do you see the different styles of functioning? And do you think that the style of governance is what leads us to this track on transformation? The capability, expertise and the attention to detail, that insistence has been there with Prime Minister Modi. In 9 years, Prime Minister Modi has built 74 additional airports, heliports and waterports. We've doubled it to 148. But our ambition does not stop there. In the next 5 years, we will take that number to upwards of 200 in our country. What are the thresholds of transformation? What must be continually transformed as an individual, as a society, as a country to stay relevant? We are talking about civilizational reawakening. What does transformation mean? Look, change is an order of the world. Everything has to change. If anything doesn't change and if it gets stagnant, then you have to see that something is not right there. But change towards the better, we call transformation. So the baseline for transformation is physical, mental, emotional and spiritual comfort. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें। In a big relief for the makers of the Kerala story, the Supreme Court on Wednesday has refused to entertain pleas related to the movie The Kerala Story and asked the petitioners to approach the jurisdictional High Court. मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। उनको कोई भी चीज में सीरियसनेस नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पहले राम पर ताला लगाया, अब बजरंग बली पर ताला लगाएंगे। ये उनका तुष्टीकरण की नीति है और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट शब्दों में विकासवाद को लेकर के चली है। जी एक और बात, आप लोगों ने कहा कि बजरंग बली पे ताला लगा रहे हैं। आज कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि बजरंग दल पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को बढ़ाता है, वो बजरंग बली नहीं है। ऐसा है कि मैंने कहा कि मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में कमेंट करना मुझे शायद शोभा नहीं देता। एक और बात, आज आप जहाँ पे प्रचार कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं इसको जेडीएस का बहुत ही मजबूत इलाका कहा जाता है, क्या कहेंगे इस पर? कभी था, अब तो ये ढह चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह देखो आप,
लोगों में कितना उत्साह है, ये उत्साह बता रहा है कि वो जाने वाले हैं और हम आने वाले हैं। जेपी नड्डा जी, एक और बात, इस बार बीजेपी कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है, क्या लग रहा है, विक्ट्री कैसी हम हो? बहुमत बना रहे हैं और बहुमत की सरकार बना रहे हैं। आने वाले समय में नंबर भी आपको बता देंगे। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री पे जो इंसल्ट्स कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार जो आपत्तिजनक बयान देते हैं, प्रधानमंत्री की इंसल्ट करते हैं सर कांग्रेस के। ऐसा है, वो बौखला गए हैं। कांग्रेस पार्टी विचारहीन पार्टी और स्तरविहीन पार्टी हो गई है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे, ये सब अपने आका को सोनिया गांधी के इशारे पर और राहुल गांधी के इशारे पर उनको खुश करने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं। और भारत की जनता, कर्नाटक की जनता दुगनी ताकत से मोदी जी के पीछे खड़ी हो रही है। This is BJP National President JP Nadda right now doing a road show in Magadi constituency, and as he clearly stated that this area is the turf of JDS, but still BJP will gather huge majority votes from this very place. Let me show you the energy. The energy could clearly be seen here in the Magadi constituency, where we see how the huge crowd of huge sea of supporters have gathered here to get a glimpse of BJP National President JP Nadda. And not only this, the entire road show is more than 1.5 kilometers in a stretch, and today JP Nadda did hold 2 road show in this entire constituency, with the 4 constituency which comes under Ramnagara district. So this is the place where BJP National President is doing a road show, and he's very confident that this time is also it. We're heading into a break right now. After the break, we'll get you more live coverage from JP Nadda's campaign, his road show in Karnataka. 2016 में जब मैं देशवासियों को कहता था आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी बताइए, गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं? फाइव जी का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Mr. Vaishnav, how soon can we change all the trains in the country? Why do we need bullet trains? Why do we need fast trains at all? That's a transformation. So from tinkering to transformation, tell me what really has changed and what is changing. Today, Railway's thought process, Railway's mindset is only and only about performance, only and only about meeting people's expectations, only and only about transforming the economy. Our Prime Minister really thinks that India will become a superpower, and he believes that if we lay the foundation right, then the country will be in the right direction. हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्य Very warm welcome. You're watching Republic TV with me, Rakshita Mishra, and we are live in breaking right now. Let us get you all the big stories that are making headlines at this point in time. Big face-off as Congress promises to ban the Bajrang Dal in manifesto. Bajrang Dal stages protest. बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की।
Bajrang Dal ban backfires for the Congress party. Vadra Gandhi family aide slams the manifesto. एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं। रिवर्स गियर कांग्रेस एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। Prime Minister launches a scathing attack on Vadra Congress, raises Congress ties with the SDPI. In battleground Karnataka, Prime Minister said to hold a massive 37-kilometer roadshow on the 6th of May. Big political storm as Sharad Pawar steps down. Sources suggest it is Supriya Sule versus Ajit Pawar. And Centre agrees to set up a panel to look into the issues faced by LGBTQIA+ community. We start with the top focus at this hour as Bajrang Dal ban controversy continues to rage on. There is a complete divide in the Vadra Congress. Their own leader has questioned the Congress manifesto, the same manifesto that speaks of banning the Bajrang Dal. And in fact, Republic TV has spoken exclusively to Karnataka Congress Chief of D.K. Shivakumar on the campaign trail. Let us tell you what he had to say about the ban Bajrang Dal promised. Let's take a listen in. All right, we also are getting Mallikarjun Kharge's reaction on the same. Remember, there is a huge uproar over this announcement by the Congress party. To your right, you can see the Bajrang Dal workers are there, Bajrang Dal members staging protest in Hyderabad and in Bengaluru. And in fact, the BJP has called... क्या? Prime Minister's holding. They are humiliating everybody. They are humiliating persons. They are humiliating Prime Minister. They are humiliating national flag. This is what Congress. Madam, Prime Minister is holding a mega rally in Bangalore. Is this going to be some sort of a showstopper event for the BJP ahead of elections? Prime Minister is holding a mega rally on 6th in Bangalore. प्राइम मिनिस्टर का हमारा नरेंद्र मोदी जी को इसे मोदी जी बेंगलुरु का लोगों को बेंगलुरियन के साथ मिलना चाहते हैं, इसीलिए बहुत बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं. 40 kilometers, around 40 kilometers. He want to travel in Bangalore and also meet all Bangaloreans, and he is very happy to meet. He is very happy to see all Bangaloreans. Ma'am, about the Bajrang Bali controversy now, they are saying that Bajrang Dal should be banned as well. The Congress is stating it. So, what's the BJP's official take on it? Because somewhere you are stating that Lord Hanuman has been insulted, but they say it's only the organization that they are speaking about. Congress is always anti-national. कांग्रेस का हाथ अभी एसडीपीआई के साथ है, कांग्रेस के हाथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ है. इसीलिए वो तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार में बैन किया. क्यों बैन किया? ये एंटी नेशनल थे, देश विरोधी थे, देश विरोधी का काम करते थे, हमारे हिंदू युवकों को हत्या करते थे, इसीलिए बैन किया है. अभी कांग्रेस बता रहे हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करेंगे और बजरंग दल को भी बैन करेंगे. ये कांग्रेस एसडीपीआई के साथ है, इसीलिए एसडीपीआई का बात कांग्रेस रख रहे हैं. ये मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं है, ये घोषणा पत्र एसडीपी का है, ये घोषणा पत्र पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के है. मुसलमानों को प्लीज करने के लिए, वोट बैंक करने के लिए ऐसा एक मैनिफेस्टो दिया है. इसी में बजरंग दल को निषेध करेंगे. बजरंग दल का गुनाह क्या है, क्या किया है वो?
बजरंग दल वाले देशभक्त हैं, मैं भी बजरंगी हूँ। आप क्या करने वाले हैं? मैं देश के लिए काम करती हूँ, हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस देश के लिए काम कर रहे हैं। आप 3 बार आरएसएस को बैन किया, कुछ नहीं हुआ। अभी आरएसएस पूरे विश्व में नंबर 1 एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 है। हमारा बीजेपी आरएसएस का एक बाग है, बजरंग दल आरएसएस का एक बाग है। बजरंग दल, एनएबीवीपी, बीजेपी, ये एक वृक्ष का, ये एक पेड़ में एक रूट है। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ, आरएसएस को बैन करके आप क्या किया? आरएसएस बड़ा हो गया। अभी आप बात कर रहे हैं बजरंग दल को बैन करेंगे, बजरंग दल बड़े हो जाएंगे एंड हम नहीं छोड़ेंगे आपको। कर्नाटक का लोग बजरंग दल के साथ है, कर्नाटक का लोग हिंदुत्व के साथ है, बजरंग दल का लोग भी देश के लिए अभी काम कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी बजरंग दल के साथ है। शोभा जी, उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को वो बैन करेंगे। कांग्रेस एक के बाद एक स्टेट में बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है। बजरंग दल को क्यों बैन करना? देश विरोधी काम क्या किया वो ने? मुझे बताइए, बजरंग दल देश विरोधी का काम क्या किया? किधर बम ब्लास्ट किया? किसको हत्या किया? किसी देश से मिला? पाकिस्तान से मिलने वाले एसडीपी के साथ कांग्रेस रिश्ता रख सकते हैं एंड मिलते हैं, चुनाव में बताते हैं एसडीपी एंड कांग्रेस। All right, that was BJP leader Union Minister Shobha Karanlajay, who is at the Election Commission office in Bengaluru filing a complaint against DK Shivakumar, Congress leader Shivakumar there, KPCC chief DK Shivakumar there, and also as this high drama over Bajrang Dal ban pitch continues, let's take a listen into some other reactions that have been coming in.